हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। हम लोग सोल्यूशन का चैप्टर कर रहे थे और अभी तक अगर मैं आपको बताऊं कि हम लोग क्या क्या कर चुके थे, तो हम लोग यहाँ तक अगर पिछले चैप्टर की बात करते हैं तो हम लोग चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ चुके थे, जिसमें एक था रिलेटिव लवरिंग वेपर प्रेशर, दूसरा था एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड नंबर था वहाँ पर क्या अब बताओ कि एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट्स और डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, और फोर्थ नंबर का जो वहाँ पर आया था वो कौन सा था, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, इन सब पे हम लोग उसको पढ़ चुके हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कशंस हो चुकी है। अब इसके आगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पे और कौन कौन से कॉन्सेप्ट बचे रह गए हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहाँ पर स्टार्ट होता है और वो भी मैं आपको यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर जो हम लोग पढ़े थे वो इसी को थोड़ा सा और कंटिन्यू करते हैं। उसमें एक टर्म चलता है आइसोटोनिक। ठीक है, अगर वहाँ पर आइसोटोनिक सोल्यूशन की बात आती है तो हम लोग क्या करते हैं और क्या होता है आइसोटोनिक सोल्यूशन, वहाँ से चैप्टर को करते हैं। अगर इससे पहले का लेक्चर आपने नहीं देखा है तो पिछले लेक्चर को जा करके आप देखिए, उसके बाद ये लेक्चर देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर। आज का लेक्चर यहाँ से स्टार्ट होता है। टॉपिक का नाम है आइसोटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, अब सवाल आता है कि आइसोटोनिक सोल्यूशन किसको कहते हैं। तो ऐसा सोल्यूशन, ऐसे दो सोल्यूशन जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे वो एक दूसरे के कौन से सोल्यूशन निकले, आइसोटोनिक सोल्यूशन। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर ऐसे सोल्यूशन जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन। तो यहाँ पर हमें बताया गया सोल्यूशन ऑफ अ सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, उसी को कहते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशंस। ठीक है, और यहाँ पर बताया गया कि अगर आइसोटोनिक सोल्यूशन है तो क्या वहाँ पर ऑस्मोसिस होगा, सोचो नहीं, क्योंकि ऑस्मोसिस होने के लिए मैंने आपको बताया था, आप पिछले लेक्चर पे देखेंगे तो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर लो ऑस्मोटिक प्रेशर से सॉल्वेंट का नेट मूवमेंट हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ जाता था। और आपको बताया अगर दोनों साइड ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो वहाँ पर कोई भी ऑस्मोसिस नहीं होने वाला है। तो भाई आपको बताया गया टू सोल्यूशन आर सेड टू बी आइसोटोनिक विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर इफ नो ऑस्मोसिस टेक प्लेस व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, क्योंकि ऑस्मोसिस अगर हम देखते हैं तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को लाना पड़ेगा। ठीक है, और कहा गया कि वहाँ पर नेट मूवमेंट हमें कुछ भी देखने को ना मिले, ऐसे दो सोल्यूशन के बीच में हमने क्या किया, वहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रख दिया, तो सॉल्वेंट का नेट मूवमेंट हमें कुछ देखने को ही नहीं मिल रहा है। इसका मतलब हमने तुरंत कह दिया भाई यहाँ पर ऑस्मोसिस नहीं हो रहा है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, आइसोटोनिक सोल्यूशन है। ठीक है, चलिए और भी क्या बोल सकते हैं यहाँ पर देखते हैं। कहते हैं टू सोल्यूशन आर सेड टू बी आइसोटोनिक विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर इफ बोथ हैव अ सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। तो वो बात तो ये है। चलिए अगर बात करते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन है तो मैंने क्या बताया, आइसोटोनिक सोल्यूशन है तो पाई 1 बराबर पाई 2, ये पहले वाले सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे का। अच्छा, पिछले टर्म पे आपको क्या बताया, पाई बराबर सी आर टी, क्या लगता है फॉर्मूला इसका ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई बराबर सी आर टी। तो चलो अगर यहाँ पर लिखना चाहें तो इसको ओपन करेंगे तो कहेंगे C1 आर टी, और इनके जहाँ पर लिखना चाहें तो C2 आर टी। हम टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रख रहे हैं, दोनों सेम टेम्परेचर पे है। C1 आर टी बराबर C2 आर टी, और अगर आप देखेंगे यहाँ पर C1 आर टी बराबर C2 आर टी में आर टी तो सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर C1 बराबर C2 ओनली फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन की ही बात कर रहे हैं। जब मैंने आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ाना शुरू किया तभी आपको बोला था कि याद रखना कि हमारा जो सोल्यूट होगा वो नॉन वोलेटाइल होगा और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होगा। ठीक है, तभी भी पूरी कंडीशंस यहाँ पर चल रही है। अब ये बताओ, अगर C1 बराबर C2 किसके लिए, आइसोटोनिक सॉल्यूशन की, जब R और T, R तो चलो कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर भी वहाँ पर कांस्टेंट है, सेम टेम्परेचर पे दोनों सॉल्यूशन रखे गए हैं, तो अब बताओ कि RT कैंसिल हो जाएगा। तो ओवरऑल हम ऐसा भी कहना चाहें तो कह सकते हैं ऐसे सॉल्यूशन जिनके कंसंट्रेशन सेम होते हैं एट अ गिवन टेम्परेचर, तो अब बताओगे वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाते हैं। तो अब यहाँ पर बात करते हैं कंसंट्रेशन के लिए। पता है क्या लिखते थे हम लोग यहाँ पर, आपको पता है N/V लिखते थे, फिर मोल को लिखना चाहे WA इंटू 1000 अपॉन M इंटू V, और B ml में होगा तभी मैंने ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो वही चीज़ है, अगर C1 की जहाँ पर लिखना चाहे तो कंसंट्रेशन को ओपन करके टर्म लिखते हैं W1 इंटू 1000 अपन M1 इंटू B1। W1 का मतलब सोल्यूट है, सोल्यूट का मास अपॉन सोल्यूट का मॉलिकुलर वेट, और यहाँ पर ये सोल्यूट का है, एक्चुअली यहाँ पर 1 के लिए ये लिया गया पहला वाला सोल्यूशन, और वहाँ पर उसका ये वॉल्यूम है, और 2 का मतलब ये दूसरे वाले सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, दूसरे वाले सोल्यूशन कंसंट्रेशन, वहाँ पर सोल्यूट का मास, सोल्यूट का मॉलिकुलर वेट, और वहाँ पर सोल्यूशन का वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें वहाँ पर रखी गई। और इसको भी अगर हम और आगे लेके जाएँ तो यहाँ पर ध्यान देना, इतना तो हो गया। इसीलिए कभी भी अगर कहता है आइसोटोनिक सोल्यूशन
तो हमें लगभग क्या होता है, इसको लिखना पड़ता है C1 बराबर C2, और यहाँ पर C1 की कंसंट्रेशन का टर्म्स यहाँ पर ये इसको लिखते हैं। ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि वॉल्यूम भी सेम होता है। देखो इससे 1000 है, 1000 तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ज़्यादातर क्वेश्चंस में क्या हो जाएगा, V1 बराबर V2 आ जाता है, ठीक है, वॉल्यूम दोनों के बराबर। अगर वॉल्यूम बराबर है तो अब इस फॉर्मूले को और रूप देना चाहें तो W1 अपान M1 बराबर क्या हो जाएगा, हम कहते हैं यहाँ पर W2 अपान M2। आया समझ में? तो हम इसको ऐसे भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये पहले वाले सोल्यूशन, दूसरे वाले सोल्यूशन का यहाँ पर दिया गया, और ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स इसी लेवल पे जा करके सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पर W1 अपान M1 बराबर W2 अपान M2। तो इसमें क्या करना होता है, वो ज़्यादातर क्या करते हैं, किसी एक सोल्यूशन में सोल्यूट के बारे में बता देते हैं कि हमारा सोल्यूट यूरिया है, ग्लूकोज है, जो भी बता देता है, और किसी दूसरे वाले का कहते हैं उसको बताते नहीं। तो उसमें फिर वो टारगेट कहते हैं बताओ उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा। 2 आइसोटोनिक सोल्यूशन है, ठीक है, एक का तो हम पहचानेंगे कि ग्लूकोज का है, यूरिया का है, ऐसा बता देगा, कोई दूसरा होगा उसका नहीं बताया जाएगा। तो उसी का जिसका नहीं बताया गया जो सोल्यूट के बारे में, उसका हमसे पूछ लेते हैं कि भाई उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, तो आपसे पूछा जाता है। अभी मैं क्वेश्चन सारे कराऊंगा, सभी टॉपिक के क्वेश्चन फिर से हम करेंगे लास्ट में, सारे के जो कि जेई मेंस के हैं, नीट के हैं, एम्स के हैं, जो अच्छे एग्जाम्स के हैं, इंजीनियरिंग और मेडिकल के, वो सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा लास्ट में। तो यहाँ पर ये हो जाता है। तो कहने का मतलब जब ये मॉलिक्यूलर वेट निकालता है तो लगभग हम यहाँ पर जाते हैं, तो आप यहाँ से इसको डिराइव करते करते पहुँच सकते हो। तो चलो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आ जाता है, तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। From the colligative property of a solution, which one is the best method for the determination of the molecular weight of a protein and a polymer? कह रहा है कि प्रोटीन और पॉलीमर नाम के अगर वहाँ पर हमारे कोई भी सोल्यूशन में प्रोटीन है, पॉलीमर एज अ सोल्यूट, अगर उनका मॉलिक्यूलर वेट निकालना हो, डिटरमाइन करना हो, तो हम कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का सहारा लेंगे जो सबसे बेस्ट कैलकुलेट करके बताए। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो अब कौन सा टिक करोगे यहाँ पर, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर एक बेस्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मानी जाती है, और बेस्ट इसलिए माना जाता है कि इसकी सबसे बेस्ट एप्लीकेशन ये होता है कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट बहुत अच्छे से बताता है, बहुत एक्यूरेटली कैलकुलेट करके देता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, बेस्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो अब समस्या आने वाली है यहाँ पर। इससे पहले जितना भी टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाया, मैंने एक कंडीशन पे पढ़ाई, और कंडीशन ये था कि अगर हम चाहते हैं कि कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ और एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे के बराबर हो जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता था, कुछ बातों को फॉलो करना पड़ता था कि सोल्यूशन हमारा डाइल्यूट हो, और साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि वहाँ पर सोल्यूट हमारा नॉन वोलेटाइल हो, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होना चाहिए, मतलब उसका ना तो डिसोसिएशन ना हो, ना तो एसोसिएशन हो। तो उसी पे मैंने चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करके वहाँ पर आपको पढ़ा दिया। लेकिन अब समस्या ये आती है कि अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की जहाँ पर अगर इलेक्ट्रोलाइट्स आ जाए तो क्या होगा। तो सवाल यही है, जब हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स लेकर के चलते थे तब तो हमें ये हिसाब मिलता था। हिसाब क्या था बताओ भाई, एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ इक्वल टू आ जाता था कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के, ठीक है, ये आता था। कब, जब नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स यूज़ करते थे। अब इलेक्ट्रोलाइट्स यूज़ करोगे तो अब हिसाब बराबर नहीं आएगा। अब सवाल आता है हिसाब बराबर नहीं आएगा तो क्यों नहीं आ रहा है, और अगर हम फिर से इक्वल का साइन लगाना चाहते हैं तो हिसाब को बराबर करने के लिए क्या उसमें ऐड करें, क्या चीज़ वहाँ पर मल्टीप्लाई करें कि हिसाब फिर से बराबर हो जाए, या फिर इक्वल का साइन फिर से दिखने लगे। तो वही सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं, और टॉपिक का नाम है यहाँ पर एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन, या फिर एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। अभी तक नॉर्मल पढ़ के आए थे, अब एबनॉर्मलिटीज़ को देखने जा रहे हैं, ठीक है। और इस बात को समझाने के लिए पूरी जिम्मेदारी उठा ली है वॉन हाउ। तो वॉन हाउ क्या करते हैं, इस चीज़ को बता रहे क्यों दिक्कतें आ रही है, और दिक्कतों को फिर से सॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या क्या चीज़ें वहाँ पर बताई, वो सारी चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। देखो दिक्कतें इसलिए आ रही है, अगर आपको पहला लेक्चर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वाला याद है, जब मैं पढ़ाया तो मैंने कहा था कि ये एक ऐसी स्पेशल प्रॉपर्टीज़ है जो कहता है भाई हम किसी इधर उधर के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, बस एक बात पर डिपेंड करेंगे कि यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल सोल्यूट के हैं, ठीक है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल होंगे उतना ज़्यादा उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होगी। अगर ये बात हमें क्लियर है, ठीक है, हमने इसको अच्छे से समझा है, तो सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं आपको, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल इनका मेन उद्देश्य है। जहाँ पर पार्टिकल ज़्यादा वहाँ पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा, जहाँ पर पार्टिकल कम वहाँ पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कम। अच्छा आपको पता है जब हम लोग नॉन लिक्विड्स यूज़ करते हैं तो इसका मतलब क्या, अगर हमने सोल्यूशन के अंदर 10 पार्टिकल डाले, ध्यान समझना,
अगर हमने जो सॉल्यूशंस बनाया है उसमें मान लेते हैं सोल्यूट के 10 पार्टिकल डाले हैं, तो वो 10 पार्टिकल ही वहाँ पर होंगे। ऐसा नहीं होगा कि बाद में 20 हो जाएं या फिर घट करके 5 हो जाए, ऐसा नहीं होगा। लेकिन ऐसा कहाँ होता है आपको पता है? जब हम इलेक्ट्रोलाइट्स यूज़ करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट्स की एक खास बात है, वो डिसोसिएशन और एसोसिएशन करने लगते हैं। हमने 10 डाला, हमने कहा भाई 10 पार्टिकल डाले हैं, 10 पार्टिकल होने चाहिए, पता चला सोल्यूशन जा करके 20 हो गया, पता चला 10 डाले वहाँ पर जा करके 5 हो गया। तो घट भी जाते हैं और बढ़ भी जाते हैं। लेकिन नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की एक खास बात है, आपने जितना डाला उतने ही पार्टिकल मौजूद होंगे, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। ये बात का आपको ध्यान देना। तो चलिए आते हैं यहाँ पर समस्या देखते हैं, क्या समस्या बताने जा रहे हैं। वांट ऑफ फैक्टर भी आगे मिलेगा, वांट हम अपनी जानकारी दे रहे हैं यहाँ पर। कह रहे व्हेन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डिफरेंट, क्या हो रहा है? अलग आ रहा है, फ्रॉम कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, देन बिहेवियर ऑफ अ सॉल्यूशन इज नोन एज एबनॉर्मल बिहेवियर। अगर हिसाब बराबर नहीं आ रहा है कैलकुलेटेड और एक्सपेरिमेंट का, तो कहेंगे एबनॉर्मलिटीज आ रही है। ठीक है, और अब क्या बोल रहे हैं? द एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन किसकी वजह से आ रहा भाई? ड्यू टू डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन। क्योंकि अब नंबर ऑफ पार्टिकल का हिसाब वो नहीं रहा जो हमने देखा था। हमने कुछ और डाला, टूट करके ज़्यादा हो गया, हमने कुछ डाला, जुड़ करके कम हो गए। तो जब पार्टिकल के नंबर कम ज़्यादा होने लगे और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ तो कह रहा था भाई हम इसी के ऊपर डिपेंड करेंगे, अगर वो कम ज़्यादा होने लगा तो हिसाब भी कम ज़्यादा होने लगेगा। ठीक है, तो एसोसिएशंस ऑफ अ सोल्यूट इन अ सोल्यूशन, दैट इज अ सोल्यूट इज इलेक्ट्रोलाइट्स। इसका मतलब डिसोसिएशन एसोसिएशन की जो समस्या आ रही है वो इंडिकेट कर रहे हैं कि आपका सोल्यूट अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं रहा, वो इलेक्ट्रोलाइट्स है, तभी समस्या आ रही है। जैसे कि एक्वस NaCl की बात करते हैं, ये पार्टिकल एक है, लेकिन वो पानी में जाते ही, वाटर में जाते ही ये 2 बन जाते हैं, एक Na+ एक Cl-। आपसे पूछा जाए बताओ कितना पार्टिकल डाला, कहेंगे 1 पार्टिकल, और जब एक्सपेरिमेंट्स में देखा जाएगा पता चला 2 पार्टिकल वहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसी की वजह समस्या आती है। वही सारी चीज़ हम यहाँ पर पढ़ेंगे और एक एक करके हम लोग बात करते हैं। मैं यहाँ पर साइड इसको समझाता जाऊँगा आपको। कह रहे व्हेन सोल्यूट इज इलेक्ट्रोलाइट्स एंड डिसोसिएशन टेक प्लेस। अगर हमारा जो सोल्यूट है वो इलेक्ट्रोलाइट तो है, अब तो कंफर्म है इलेक्ट्रोलाइट से तभी दिक्कतें आ रही है। हाँ, लेकिन ये कंफर्म कर रहे हैं कि वो एसोसिएशन की डिसोसिएशन हम पहली बात करने जा रहे हैं, वो टूट रहे हैं। ठीक, और डिसोसिएट कर रहे हैं। तो क्या होगा अब आप खुद देखना, यहाँ पर बताना आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हमारा कोई भी सॉल्वेंट था, कुछ ना समझ में, वाटर ही मान लो। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर वाटर यूज़ होता है। हमने AB नाम का एक पार्टिकल इसमें डाला, ध्यान से समझना। और एक चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंटल और कैलकुलेटेड का टर्म यूज़ होगा तो याद रखना ये जो बाहर की घटना होगी, ठीक है, इसको हम कैलकुलेटेड कहेंगे, और जो सोल्यूशन के अंदर की घटना होगी उसको हम एक्सपेरिमेंटल कहेंगे। बस ऐसा अपने समझने के लिए जैसे चीज़ें क्लियर है। अब जैसे आप कैलकुलेटेड वाले हो, ठीक है, आपसे पूछा गया बताओ भाई आप इस सोल्यूशन में कितने पार्टिकल डाल रहे हो, आप बताओगे 1 डाल रहे। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए, आप मतलब कैलकुलेटेड वाला, आपसे पूछा जाए आप हमेशा कहोगे भाई हमने 1 ही पार्टिकल डाला है। लेकिन एक्सपेरिमेंटल वाले से पूछा जाए वो कितना बताएगा, वो तो कहेगा 2। क्यों? क्योंकि इसमें A नाम का एक पार्टिकल अलग हुआ, B नाम का। देखो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज इससे मतलब नहीं है, वो छोटे लोग हैं बड़े लोग कैसे है, बड़ी साइज छोटे, उससे नहीं मतलब। वो कहता है हमें नंबर चाहिए, जहाँ पर नंबर ज़्यादा वो चीज़ ज़्यादा, उसकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ज़्यादा। तो अब यहाँ पर 1 पार्टिकल हुआ करता था, अब सॉल्यूशन में कितने पार्टिकल हो गए? 2। आया समझ में? तो आप खुद बताओ, यहाँ पर एनालिसिस करो। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ नंबर ऑफ पार्टिकल कौन से, एक्सपेरिमेंटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स और कैलकुलेटेड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, कैलकुलेटेड नंबर ऑफ पार्टिकल्स कौन ज़्यादा है, किसको आप ज़्यादा बोलेंगे, किसके नंबर ज़्यादा है? एक्सपेरिमेंट में ज़्यादा पार्टिकल दिख रहे हैं या फिर कैलकुलेटेड? कैलकुलेटेड में भले ही यहाँ पर मैंने कहा AB की साइज़ बड़ी हो सकती है, लेकिन है तो 1 ही। तो हम कैलकुलेटेड वाले की बात आएगी तो आप बताओगे 1 है, जबकि यहाँ पर 2 हैं। तो इसका मतलब इस बार एक्सपेरिमेंटल वाले के पास क्या हो जाता है? ज़्यादा पार्टिकल्स हैं। तो ये बताओ, अगर एक्सपेरिमेंटल पार्टिकल ज़्यादा हैं कैलकुलेटेड की तुलना में, तो अगर हमसे पूछा जाए तो पार्टिकल जिसके पास ज़्यादा होता है तो उसके पास क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, ज़्यादा कि कम? ज़्यादा। तो आप बताओगे यहाँ पर, इससे ये साबित हो जाता है एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ इज़ ग्रेटर देन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। बस एक बात ध्यान देना भाई, जिसके पास पार्टिकल ज़्यादा
उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ज़्यादा, इसीलिए इसको डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज के नाम से भी जानते हैं। चलो अब यहाँ पर आते हैं मॉलिक्यूलर वेट। अगर हमसे पूछा जाए एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट और कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट, कौन ज़्यादा कौन कम, ध्यान से समझना इस बात को। अब यहाँ पर पार्टिकल से देखा जाएगा, ठीक है। तो अगर इनका एक्सपेरिमेंटल वाला कोई एक पार्टिकल उठा लिया जाए और कैलकुलेटेड वाला एक पार्टिकल उठा लिया जाए, तो किसका मॉलिक्यूलर वेट आपको ज़्यादा मिलेगा? जब आप कैलकुलेटेड वाला पार्टिकल उठाओगे इसका मतलब आप ए बी को उठाओगे, ठीक है। और जब एक्सपेरिमेंट वाला उठाओगे या तो आप ए को उठाओगे या तो बी को उठाओगे। तो जाहिर सी बात है ये आपको तो वहाँ पर ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट दिखेगा, कौन सा? कैलकुलेटेड वाला, क्योंकि इसमें ए और बी दोनों का मिला करके मास होगा। इसमें या तो बी माइनस का आपको देखना है या तो ए माइनस, क्योंकि यहाँ पर आपको एक एक पार्टिकल की तुलना करनी है। इनका एक पार्टिकल उठा लो, इनका एक पार्टिकल, आप बताओगे इनके पार्टिकल का क्या हो जाएगा? ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब अगर आपसे ऐसा पूछा जाए, आप बताओगे एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट कम आएगा, कैलकुलेटेड का ज़्यादा आएगा। हाँ, वही अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात है तो एक्सपेरिमेंटल वाले नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा, और इसकी वजह से इसके एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाता है? ज़्यादा आता है। तो चलिए वही सारी बातें आपको यहाँ पर बताई गई, इसको रीड कर दे। कहा गया एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सोल्यूशन विल बी हायर देन आवर एक्सपेक्टेशन। एक्चुअल का मतलब यहाँ पर याद रखना है, एक्चुअल का मतलब जो सच में पाया जा रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जो रियल घटना है सोल्यूशन के अंदर, मतलब एक्सपेरिमेंटल की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि पूरी घटनाएं यहाँ पर सोल्यूशन तो तभी बनेगा जब यहाँ पर जाएगा, और सोल्यूशन के अंदर जो सच में पाए जा रहे पार्टिकल वो 2 पाए जा रहे हैं, अगर इस एग्जाम्पल से बात करते हैं। इसीलिए हमेशा एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, वो ज़्यादा होते हैं हमारे एक्सपेक्टेशन से। भाई आपसे तो हमेशा जब भी कोई पूछेगा बताओ कितने पार्टिकल, आप तो हमेशा, क्योंकि आप कौन हो? कैलकुलेटेड वाले, आप तो हमेशा बताओगे हमने पूरी होशोहवास में एक ही पार्टिकल डाला था और पता चला, अब आप तो हमेशा 1-1 करोगे, लेकिन सोल्यूशन जब एक्सपेरिमेंट से चेक किया जाए पर 2-2 आ रहा है। तो यही बताया गया कि आपकी उम्मीद से ज़्यादा पार्टिकल्स आपको दिखेंगे कहाँ पर? एक्सपेरिमेंटल, मतलब कि आपको सोल्यूशन में। तो इसकी वजह से आप बताओगे एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ सोल्यूट दैट इज द एक्चुअल। देखो यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल बोले या फिर इसके यहाँ पर एक्चुअल भी बोल सकते हैं, एक्चुअल या फिर ऑब्जर्व भी एक्सपेरिमेंट की यहाँ पर बोला जाता है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट विल बी लेस देन कैलकुलेटेड, ये थर्ड वाला पॉइंट जो मैंने आपको बताया इसी की बात कर रहा है। फिर कह रहा है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज विल बी हायर देन कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो वो चीज़ें निकल के आ रही है, जिसके पास पार्टिकल ज़्यादा उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ज़्यादा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहता है यहाँ पर व्हेन सोल्यूट इज इलेक्ट्रोलाइट एंड एसोसिएशन टेक प्लेस, जब सोल्यूट हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स हो और उसका एसोसिएशन होने लगे, तो देखना मैं यहाँ पर क्या दिखाने जा रहा हूँ। चलो जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास ए नाम का एक पार्टिकल, ए नाम का एक और पार्टिकल, ये है एक्सपेरिमेंटल वाले में। यहाँ पर घटनाएं, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा आप बताओगे, ये हमारा हो जाता है कैलकुलेटेड, ये कैलकुलेटेड है और ये एक्सपेरिमेंटल है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर कैलकुलेटेड से पूछा जाए भाई बताओ इस सोल्यूशन कितने पार्टिकल डाल रहे हो, कहेगा हम 2 पार्टिकल, ये रहा ए और ये रहा ए, इन दोनों को गिन करके इसमें डाल दें। वो तो कहेगा हम तो यहाँ पर 1 पार्टिकल 2 पार्टिकल डाले, लेकिन सोल्यूशन में जाते ही पता चला ए मिल करके A2 बना लिया। क्या बना लिए? A2। अब बताओ हिसाब क्यों बराबर है? क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहता है नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ज़्यादा। तो कैलकुलेटेड वाला आप जो भी चीज़ें बताएगा, कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बताएगा वो 2 पार्टिकल की वजह से बताएगा, और एक्सपेरिमेंट वाला जो भी बताएगा वो 1 पार्टिकल की वजह से बताएगा। तो जाहिर सी बात है, कोई 2 की वजह से बता रहे, कोई 1 की वजह से बता रहे, तो हिसाब तो आएगा ही नहीं, सही है कि नहीं। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि हमने क्या क्या देखा, ठीक है, हमने क्या क्या देखा, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे एक्सपेरिमेंटल नंबर ऑफ पार्टिकल, बताओ कितने, यहाँ पर 2, यहाँ पर लेस देन कैलकुलेटेड नंबर ऑफ पार्टिकल, ऐसा कुछ। फिर अगली लाइन अगर हम देखें यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स लेस देन कैलकुलेटेड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, ये तो हो गया, बताओ
अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से बोला जाए, एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सीपी मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये भी कम होगा क्योंकि जिसके पास पार्टिकल ज़्यादा उसकी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ज़्यादा, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ज़्यादा। अच्छा, मॉलिकुलर वेट पे डिस्कशन कर ले, इनका एक पार्टिकल उठा लो, इनका एक पार्टिकल उठा लो, तो सोच के जल्दी से बताओ किसका ज़्यादा होगा। एक्सपेरिमेंटल मॉलिकुलर वेट इज ग्रेटर देन कैलकुलेटेड मॉलिकुलर वेट। एक एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में बताया गया है, यहाँ पर नहीं लिखा गया, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, एसिटिक एसिड इन बेंजीन, जब हम एसिटिक एसिड को बेंजीन में डाल देते हैं, क्या करते हैं, एसिटिक एसिड को बेंजीन में डालते हैं, तो वहाँ पर एसोसिएशंस होने लगता है। क्या हो जाता है, एसोसिएशंस। और वहाँ पर दो, क्योंकि बेंजीन का क्या हो जाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू काफ़ी कम होती है, और जिनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कम होती है वो ज़्यादातर लोगों को एसोसिएट करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स को जोड़ने का काम करते हैं। और जैसे वाटर है, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, हाई होती है, और जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हाई होती है वो क्या करते हैं, डिसोसिएशन ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ये लाइन एनसीईआरटी में लिखा गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर याद रखना, जब एसिडिक एसिड को हम बेंजीन में डालते हैं तो दो एसिडिक एसिड के मॉलिक्यूल आपस में क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। इसलिए बाई चांस अगर कभी ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, एसिडिक एसिड इन बेंजीन, एसिडिक एसिड को बेंजीन में डाल दिया गया है, अब अगर आपसे पूछा जिसका मॉलिकुलर वेट क्या होगा, तो आप ए नहीं बताओगे, अब आप A2 बताओगे। अगर एक एसिडिक एसिड होता है तो उसका 60 होता है, अब वो डाइमर के रूप में है, तो अब आप बताओगे वहाँ पर हम 120 लगाएंगे, ठीक है। ये एग्जाम्पल नोट कर लेना, वहाँ पर पूछा जा सकता है। एसिडिक एसिड इन बेंजीन में डालते हैं तो क्या होगा, एसोसिएशंस होगा, और एसिडिक एसिड का मॉलिकुलर वेट आप 16 या कितना लगाएंगे, 120 आपको बोलना पड़ेगा। चलिए देखते हैं क्या बोलते हैं। कह रहे एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल विल बी लेस देन आवर एक्सपेक्टेशन, ठीक है। एक्चुअल मतलब एक्सपेरिमेंट वाला, इनके पार्टिकल कम होते हैं हमारी उम्मीद। हमारी उम्मीद का मतलब क्या है, ठीक है, हमारे एक्सपेक्टेशन मतलब हम कैलकुलेटेड वाले लोग हैं, ठीक है। हम तो 2 कह रहे थे और पता चला यहाँ पर 1 निकल के आया, ठीक है, हमारी उम्मीद से कम आया। कह रहे एक्सपेरिमेंटल मॉलिकुलर वेट विल बी हायर देन कैलकुलेटेड मॉलिकुलर वेट। एक्सपेरिमेंटल मॉलिकुलर वेट आपको हायर आएगा क्योंकि यहाँ पर डाइमर बन रहा है या फिर एसोसिएशंस हो रहे हैं, ठीक है, कैलकुलेटेड वाले से, ठीक है। और जहाँ पर पार्टिकल ज़्यादा उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ज़्यादा, पार्टिकल कहाँ पर, कैलकुलेटेड में। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, कम आ रही है, लेस देन कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ऐसा कुछ वहाँ पर हो जाता है। चलिए, इन केस ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर, अब इतना तो हमें साबित हो गया कि पार्टिकल के नंबर के ऊपर डिपेंड करते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में पार्टिकल का हिसाब कैलकुलेटेड का और वहाँ पर एक्सपेरिमेंट का बैठ नहीं पा रहा है, ठीक है। कभी उनका बढ़ जाता है तो कभी उनका बढ़ जाता है, अगर बैठेगा नहीं तो हिसाब बराबर आएगा नहीं। तो इन केस ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर, तो अब बताओ एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कैन नॉट इक्वल टू कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, हिसाब बराबर नहीं आ रहा है। लेकिन अब हिसाब बराबर करने के लिए, जो हिसाब में कमी आई उसको सही करने के लिए एंट्री करते हैं वॉन टॉप। वॉन टॉप आते कहते हैं मैं सारी चीज़ों को फिर से सही करके दिखाऊंगा, बस जहाँ पर थोड़ी सी कमियां हैं मैं इसको एडजस्ट करके वहाँ पर सारी चीज़ें फिर से सही कर देता हूँ। तो वॉन टॉप आते हैं और अपने साथ एक लेके आते हैं अपना वॉन टॉप फैक्टर, ठीक है। तो वॉन टॉप फैक्टर की अब एंट्री होती है यहाँ पर, और जिसको हम यहाँ पर आई, स्मॉल आई से ज़्यादातर दिखाते हैं। अब यहाँ पर एंट्री होती है वॉन टॉप फैक्टर की। वॉन टॉप ने कहा कि हम हिसाब को बराबर कर सकते हैं, बस यहाँ पर याद रखना उन्होंने क्या बताया, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ऊपर लिखा गया एक बार, एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इक्वल अब भी हो जाएगी कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के, बस कैलकुलेटेड वाले में एक वैल्यू यहाँ पर दे रहे हैं, वो कह रहे हैं आई, जिसको हम वॉन टॉप फैक्टर कहते हैं। क्या कैलकुलेटेड में आप उससे मल्टीप्लाई कर दो, फिर से इक्वल का साइन आ जाएगा, और आई को ही क्या बोला गया यहाँ पर, वॉन टॉप फैक्टर, ठीक है, उसको कहा गया वॉन टॉप फैक्टर कहा जाता है। और आई की वैल्यू के बारे में बता रहे, कह रहे अगर कभी किसी इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन होने लगा, किसी इलेक्ट्रोलाइट का क्या हो जाए, डिसोसिएशन होने लगा, तो याद रखना कि आई की वैल्यू जो कुछ भी आएगी, इतना तो क्लियर है, वो 1 से ज़्यादा आएगा, 1.2, 1.3, ठीक है, 2 समथिंग कुछ भी आ जाए, 2, 3 ऐसा कुछ भी, लेकिन हाँ इतना कन्फर्म है 1 से ज़्यादा आएगा। अच्छा भाई, अगर एसोसिएशन हो जाए, पार्टिकल का नंबर कम होने लगे जुड़ जुड़ करके,
तो आई की वैल्यू 1 से कम आएगी, 0.5 आ सकता है, 0.24 आ सकता है, ठीक है, 0.25 कुछ भी आ जाएगा, लेकिन 1 से कम आएगा। और अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट का केस है जो ना तो टूटते हैं ना तो जुड़ते हैं, जितने पार्टिकल कैलकुलेटेड में था उतने ही सेम पार्टिकल सोल्यूशन में आ रहा है एक्सपेरिमेंट में, तो उसके लिए आई की वैल्यू क्या हो जाती है? इसका मतलब जितने फॉर्मूला भी हमने कैलकुलेट ऊपर पढ़े हैं इनके लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के लिए, तो वहाँ पर हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स यूज़ कर रहे थे, तो वहाँ पर आई की वैल्यू 1 मान ली गई, ठीक है। तो अब आई को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या क्या तरीका हो सकता है, ठीक है। और वो सारे तरीके जो आपके NCERT की बुक में दिया गया है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। देखो अभी तो हम यही पढ़ के आ रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ बराबर आई इंटू कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, ठीक है, ये पढ़ के आ ही रहे हैं। और इसमें भी अगर हम आई की बात करते हैं तो आई निकालेंगे क्या होगा? आप कहेंगे एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगर एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ दे दे, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ दे दे, उसके बाद हमसे वहाँ पर कहते बताओ आई की वैल्यू क्या होगी, तो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं वो तो फॉर्मूले से। ये तो पहला वाला उसी से आ गया जो वन टॉप ने रिलेशंस बनाया, एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। अच्छा, अगला और क्या आपको बताया कि आई निकालने का तरीका? कह रहे हैं कि आपको यहाँ पर ये देखना है कि जाहिर सी बात अगर कहीं पर डिसोसिएशन हो या फिर एसोसिएशन हो, तो कह रहे हैं टूटने के बाद कितने पार्टिकल हो गए या फिर जुड़ने के बाद कितने हो गए अपान कितने पार्टिकल थे। जैसे मान लेता पार्टिकल 1 था, टूट करके 2 हो गए, तो अगर आपसे पूछा टूटने के बाद कितने हुए 2 और पहले कितने थे 1, तो ऐसे ही आपको यहाँ पर देखना है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशंस और एसोसिएशंस। तो नंबर ऑफ पार्टिकल टूटने के बाद कितने हो गए या फिर जुड़ने के बाद कितने हो गए अपान इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर ध्यान देना। जैसे कि मैं मान लेता हूँ यहाँ पर एक एग्जांपल सिंपल सा, हमारे पास ए बी नाम का था, यहाँ पर वो ए प्लस और बी माइनस में चला गया। अब आई अगर निकाला जाए तो हम क्या करेंगे बताओ? टूटने से पहले कितने पार्टिकल 1, टूटने के बाद 2, तो अब बताओगे यहाँ पर कितना टूटने के बाद वाले ऊपर क्या नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन 2 हो गए और पहले कितने थे 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो इस फॉर्मूले का हम ऐसा यूज कर सकते हैं। चलिए अगला कर देखते हैं, यहाँ पर लास्ट जो कि यूज होता रहता है। देखो अगर मॉलिक्यूलर वेट के रिस्पेक्ट में देखें, ये चीज़ का ध्यान देना, मॉलिक्यूलर वेट के रिस्पेक्ट में तो हम कहते हैं यहाँ पर कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, या फिर कैलकुलेटेड के लिए यहाँ पर एक टर्म यूज करता है वो भी बुक वगैरह में, इसको कहता है नॉर्मल। क्या बोलते हैं यहाँ पर? नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट भी बोल सकता है अपॉन एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट। याद रखना, ये मत सोचना कि यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल ऊपर है कैलकुलेटेड नीचे, कहीं पर ये मिसप्रिंट तो नहीं हुआ, नहीं, सही है। कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट के रिस्पेक्ट में जब बोला जाएगा तो कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट या फिर जिसको हम नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं वो ऊपर होगा, और एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट वो कहाँ पर होगा? नीचे होगा। तो कैलकुलेटेड वाला ऊपर, एक्सपेरिमेंट वाला नीचे, कब? जब हम मॉलिक्यूलर वेट के रिस्पेक्ट में। अच्छा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में बोलेंगे तो एक्सपेरिमेंटल वाला ऊपर और कैलकुलेटेड वाला नीचे। ये 3 फॉर्मूले हैं, इसको ध्यान देना। हो सकता है कि आपसे वहाँ पर कुछ ना पूछे, ये 3 फॉर्मूले दे करके एक और फॉर्मूला लिख दे और पूछा जाए इसमें से वांट ऑफ फैक्टर के लिए कौन सा फॉर्मूला गलत है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना। चलो यहाँ पर एक क्वेश्चन है 32, लेकिन इससे पहले अभी एक चीज़ मैं आपको पढ़ा देता हूँ, उसके बाद वहाँ पर आता है। वांट ऑफ फैक्टर के अभी तक हम कितने फॉर्मूले देख चुके हैं? 3। एक और देखने वाले हैं जिसपे सबसे ज़्यादा, अगर आप कह सकते हैं वहाँ पर 90% चांसेस होते हैं उसी से पूछे जाने के, ठीक है। तो आते हैं यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ वांट ऑफ फैक्टर। अब वांट ऑफ फैक्टर को हम कैलकुलेट करने वाले हैं, और इस बार हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन कह रहा है कि इन केस ऑफ डिसोसिएशन हमारा इलेक्ट्रोलाइट टूटेगा, और साथ ही साथ हमें जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की भी जानकारी, अल्फा की जानकारी दे दी जाएगी तो क्या होगा अगर वहाँ पर दिया गया? देखो मान लेते हैं यहाँ पर, देखो डिसोसिएशन का केस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, और यहाँ पर मान लेते हैं हमारे पास ए नाम का एक पार्टिकल था, वो टूट करके NB नंबर ऑफ पार्टिकल्स में, N नंबर ऑफ B पार्टिकल्स में टूट जाता है। T बराबर 0 पर उसके पार्टिकल कितने थे? A के 1 मोल पार्टिकल लेके चले थे, और अभी कुछ टूटा नहीं, या फिर एक पार्टिकल मान लेते था। फिर T बराबर कुछ समय पर हमने देखा इससे कितना टूटा है? अल्फा टूटा है। इससे अल्फा टूटा है, किसी का कोफिशिएंट 1 थे, यहाँ पर N है तो N अल्फा हो जाएगी, जितना टूटता है उतना यहाँ पर बनता है, लेकिन याद रहे जो भी कोफिशिएंट यहाँ पर होंगे उसके साथ बनता है, N इंटू अल्फा बोल देते हैं।
और आई का फॉर्मूला अभी ऊपर हम पढ़ के आ रहे हैं, आई बराबर नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन। अब बताओ इसमें कितना नंबर ऑफ पार्टिकल टूटने के बाद हो जाएगा। देखो टूटने के बाद ये पूरा 1 नहीं टूटा है ना, 1 से अल्फा टूटा है, और अल्फा टूटने का मतलब अभी ये भी कुछ बचा है और ये भी कुछ बना है। तो हम जब आई का देखेंगे, यहाँ पर हमसे पूछा बताओ भाई कितना पार्टिकल्स हो गए। आप बताओगे 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, ये टूटने के बाद हुए और पहले कितने थे 1, तो 1 यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ये आई हो जाए, चाहे इसको लिखें चाहे ना लिखें। अच्छा यहाँ पर आप देखें आई लिखा गया ना, इधर आई प्लस के साथ इसको हम इधर इस साइड भेज देते हैं, ये हो जाएगा आई माइनस 1 बराबर। देखिए यहाँ पर माइनस अल्फा है, ये एन अल्फा है, तो मैं पहले एन अल्फा को लिख देता फिर माइनस, आप किसी को आगे पीछे लिख सकते कोई दिक्कत नहीं। आई माइनस 1, आओ इधर भी अल्फा इधर भी अल्फा, हम अल्फा को कॉमन कर लेते हैं, तो बताओ इधर क्या बचेगा एन, इधर क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर अल्फा तो कॉमन हो गया, बचा क्या 1। तो अब अल्फा का जो फॉर्मूला यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ वो याद रखना, अल्फा बराबर आप बताओगे आई माइनस 1 अपान एन माइनस 1। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट का यहाँ पर याद रखना, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि अल्फा के साथ आप चाहे यहाँ पर याद कर सकते थे इस लेवल पे आई माइनस 1 बराबर इतना, या फिर इतने पे याद कर लेते। मैं आपको जैसा कह रहा हूँ कि जब भी न्यूमेरिकल्स आएगा आप ये सिंपल सा फॉर्मूला अल्फा बराबर आई माइनस 1 एन माइनस 1, बस काम खत्म। क्या आई में से एक घटा है फिर एन में से एक घटा है, हो गया हमारा अल्फा का रिलेशन इनके साथ। हाँ यहाँ पर एक बात और आप ध्यान दे सकते हैं, वो ये है कि आई को तो आप पहचान रहे हैं, क्या है वांट ऑफ फैक्टर। अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब वो बताएगा कि जिसको हम लेके जा रहे हैं वो 20% टूट रहा है कि 10% टूट रहा है, तो वो कितना होगा। क्योंकि अल्फा का सिंपल सा फॉर्मूला हो जाता है, अगर अल्फा की मैं बात करूं आप यहां पर ऐसे कह सकते हैं डिसोसिएटेड मोल अपान इनिशियल मोल, ठीक है। आप पार्टिकल के केसेस में भी बोल सकते हैं कितना टूटा है अपान कितना था, ठीक है, वो हम यहाँ पर रख देते हैं। टूटा हुआ जितना होगा अपान इनिशियल में जितना था उससे हम अल्फा निकाल लेते हैं। बस ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और एन यहाँ पर जो है, अब बताओगे यहाँ पर एन की बात करते हैं, अब बताओगे नंबर ऑफ पार्टिकल प्रोड्यूस्ड बाय 1 मॉलिक्यूल्स। अगर कोई एक मॉलिक्यूल्स लेकर चलते हैं उससे जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स बनते हैं, ठीक है, या फिर आयंस बोल सकते हैं, जो भी आप बोल सकते हैं यहाँ पर पार्टिकल्स या फिर आयंस, तो उसी को हम कहते हैं एन। जैसे अगर मैंने ए बी लिया और ए बी टूट करके ए प्लस और बी माइनस बताया, अब बताओ एन की वैल्यू कितना हो जाए। इसके एक पार्टिकल से, ठीक है, इसके कितने बन रहे हैं 2, तो यहाँ पर एन की वैल्यू 2 आ सकती है। अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूँ ए बी 2, तो अब बताओ ये टूट गया, मान लेते हैं ऐसे ए 2 प्लस और 2b माइनस में। अब यहाँ पर n पूछा जाए तो कितना बताओगे, एक यहाँ से 2 यहाँ से कितना 3 हो सकता है। ऐसे अगर हमसे पूछा जाए मान लेते हैं a2b3 है, अब ये टूट रहा है तो बताओगे 2a3 प्लस में और यहाँ पर 3b2 माइनस में। अब देखो इसका एक पार्टिकल, इसके कितने 2 और 3, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस आपको काउंट करना है किसी एक पार्टिकल से। आप बताओगे 2 ये वाले और 3 ये वाले, तो n की वैल्यू कितना हो जाएगी 5। आप अगर चाहो तो यहाँ से भी काउंट कर सकते हैं 3 + 2, लेकिन हाँ ये पता होना चाहिए कि कौन टूटेगा। कभी कभार कुछ नंबर वहाँ पर लिखे तो जाते हैं लेकिन वो टूटता नहीं, तो ये भी आपको ध्यान देना। तो आपने यहाँ पर अभी के लिए मैं आपको बताऊँ अल्फा और आई के साथ का ये रिलेशन याद रखना इन केस ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा बराबर आई माइनस 1 अपान एन माइनस 1, ठीक है। तो ये हो जाता है यहाँ पर जो मैंने अभी तक आपको बताया, यहाँ पर मिला जुला के ये था। फिर आते हैं, ये फॉर्मूला क्लियर हुआ। अल्फा के बारे में आपको बताया गया डिसोसिएटेड सब्सटेंस या फिर मोल के रेस्पेक्ट बोले तो डिसोसिएटेड मोल अपान इनिशियल। चलो अब इसी फॉर्मूले पे थोड़ा सा और एनालिसिस कर लेते हैं हम लोग, देखिए क्या बनता होगा। अच्छा अगर आपको बताया डिसोसिएटेड सब्सटेंस अपान इनिशियल सब्सटेंस, अगर मान लेते हैं कि हमारा जो भी सब्सटेंस है वो 20% टूटा और था 100, ऐसा मान लेते था वो 100 और केवल 20 टूटा है, तो टूटने कितना टूटा 20, कितना था 100, तो 20 अपान 100 करेंगे 0.2 आ जाता है। अच्छा अगर 50 टूटा है, ठीक है, मान लेते 100 लिखे गया 50 टूटा है, तो ऊपर कितना लिखेंगे 50 और नीचे 100 लिखते हैं। अच्छा ये बताओ अगर 100 लेके चले 100 के 100 पूरा टूट गया तो ऊपर टूटा कितना 100, कितना था 100, तो 100 अपान 100 कितना आ जाएगा 1। तो याद रखना अल्फा की मैक्सिमम अगर कोई वैल्यू आ सकती है तो वो 1 है। तो वही अगर हमसे यहाँ पर इस फॉर्मूले पे डिस्कशन करें
और अगर मैं कह दूँ इफ़ अल्फ़ा इक्वल टू 1, इसका मतलब बताओगे 100% डिसोसिएशन। ठीक है, तो उस कंडीशन में बताओ क्या हो जाएगा। अल्फ़ा अगर 1 हो जाएगा तो आप बताओगे n-1 बराबर क्या, i-1। ये तो होगा, ये जाकर यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, ये 1 हो गया। तो -1 कैंसिल, तो i बराबर किसके हो जाएगा। क्या समझ में आता है। अगर कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट्स यूज करे जो 100% डिसोशिएट होता है, आपको पता है कौन 100%, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो पूरा का पूरा 100% टूट जाता है। तो उस कंडीशन में जो उसके n की वैल्यू होगा, मतलब एक मॉलिक्यूल से जितने नंबर ऑफ आयंस बन रहे हैं वही उसकी I की वैल्यू भी कहलाती है। लेकिन याद रहे, जहाँ पर या तो हम उसको पहचान दे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, ठीक है, या तो क्वेश्चन में आपको हिंट दे दे कि ये ऑलमोस्ट कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाता है, तब हम I को n के बराबर। ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स में ऐसा करते हैं कि वहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का केस जब लेते हैं तो I बराबर n ही होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम सब जगह n को देख के वही I मान लेते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं रहता है। अगर अल्फ़ा के बारे में आपको जानकारी देगा तो आपको यहाँ पर रख करके सॉल्व करना होता है। अगर ज़्यादा कुछ नहीं दिया है, वहाँ पर एक इलेक्ट्रोलाइट्स दिया है, आपको पता नहीं स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, आपको I ज़रूरी है, तो इसका मतलब वहाँ पर I बराबर n ही होगा, उसको हम मान लेते हो 100% ही टूट रहा होगा। ठीक है, अभी क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। वो आपको बताएगा फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और साल्ट वगैरह लगभग 100% टूटते हैं। तो अल्फा की वैल्यू 1 मतलब 100% डिसोसिएशन, I बराबर n के हो जाता है। ठीक है, n यहाँ पर नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस्ड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट्स के एक मॉलिक्यूल से जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स का या फिर आयंस बन रहे हम उसको कहते हैं। जैसे यहाँ पर बताओ, अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट्स 1:1 है, मतलब यहाँ पर HCl टाइप का, HBr HI है, इस टाइप का है, मतलब एक यहाँ पर H प्लस एक Cl माइनस, तो एक प्लस वाला एक माइनस वाला है, तो टोटली टूटेंगे कितने आयन देंगे, 2 ही तो देंगे। तो n की वैल्यू 2, 1:1 रेशियो के साथ है, तो यहाँ पर 2 आ जाता है। जैसे यहाँ पर 1:2 ऐसे 2:1, जैसे CaCl2 2 ये और एक ये, तो इसको अगर हम देखें यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं जल्दी जल्दी। यहाँ पर कितना n होगा बताओगे, 2 Cl का होगा और एक कैल्शियम का, टोटल 3। यहाँ पर 2 ये और एक 3, यहाँ पर 2, ऐसे नहीं इसको 4 काउंट कर लिया, ये एक ही होता है। SO4 हमेशा आप देखते होंगे 2 माइनस में टूटता है, ऐसा नहीं इसको 4 और 2 6 कर दिया, ये 2 और एक 3 माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पर टोटल n की वैल्यू 3, और कहते हैं 1:3 व 3:1। यहाँ पर अगर 1 Al3 टाइप का है ना, AlCl3, तो Al के नंबर 1, इसके 3, तो 3 और एक 4 आ जाता है। यहाँ पर PO4 Na3PO4 इसके नंबर 3 है, और यहाँ पर इसको 4 काउंट मत करना, क्योंकि जब टूटता है पूरा पूरा ऐसे टूटता है, PO4 3 माइनस है। ठीक है, इस बात का ध्यान। यहाँ पर ये 3 ये हो जाएगा, और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट ये टूटता नहीं, क्योंकि इसके टूटने का तरीका ऐसा होता है, C3K प्लस जो भी इसके स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होते हैं वो, फिर यहाँ पर आप बताओगे FeCN का होल 6, उसके बाद यहाँ पर 3 प्लस है, यहाँ पर 3 माइनस आ जाएगा, तो 3 और एक 4 हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप का होता है। ऐसे यहाँ पर अगर 2:3 हो जाए, 3:2, जैसे Al2 SO3, तो 3 2 5 Ca3 PO4 का होल टाइप, 3 2 5 K4, और ये पूरा 1 है। ठीक है, 5 हो जाता है। इस टाइप से आपको अगर n की वैल्यू निकालनी है तब निकाल सकते हो। चलो एक दो एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं। कह रहा है कैलकुलेट वांट ऑफ फैक्टर, एक साल्ट है यहाँ पर K3FeCN का होल 6, कह रहे हैं इसके लिए आप अल्फा की वैल्यू बताओ। तो अल्फा की वैल्यू अगर 25% है तो वहाँ पर I की वैल्यू बताओ। तो हमारे पास फॉर्मूला है अल्फा बराबर I-1 और n-1। ये कोई ऑप्शन नहीं टिक करना है, एक के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले इसके लिए बताओ n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 यहाँ से और एक यहाँ से, कितना आ जाएगा 4। और अल्फा ये 25 नहीं है, अल्फा की वैल्यू मैंने कहा मैक्सिमम कितना हो सकता है 1। तो ये 25% लिखने का मतलब ये है कि अगर आप 100 लेके चले तो टूटा कितना 25। तो बताओ, मैंने कहा था कितना टूटा 25, कितना लेके चले 100। जब परसेंटेज की बात आए तो इसको मान लेते हैं कि हम लेके चले थे 100, तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो 0.25, मतलब अगर कभी परसेंटेज दिया हो तो जितना दिया है उतना 100 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा अल्फा। तो यहाँ पर हम रखेंगे 0.25 और I-1 और n की जहाँ पर कितना 4-1, कितना आ जाएगा 3, और 3 यहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई होगा, 25 3 75 हो जाएगा 0.75, और यहाँ पर आ जाएगा I-1। देखो I-1, तो यहाँ पर ये 1 है ना, 1 माइनस में इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, I बराबर कितना 1.75 आ जाता है, ऐसा कुछ हो जाता है। आया समझ में? ये तो मैंने 25% का बताया, आप ऐसा 50 का भी कर सकते हैं, इनका करके देख सकते हैं। अच्छा 100% हो जाएगा तो क्या होगा, वहाँ पर n की वैल्यू कितनी 4, तो I बराबर किसके हो जाएगा n के, और n बराबर कितना है 4। ये 100% की बात है। यहाँ पर आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। अल्फा की वैल्यू जैसे बताया 25/100, यहाँ पर 50/100, यहाँ पर 75/100 कर देना, ऐसे करके बताना आ जाएगा। चलो क्वेश्चन करते हैं।
कह रहे वांट ऑफ फैक्टर आई फॉर ए कंपाउंड विच अंडरगोज डिसोसिएशन इन वन सॉल्वेंट एंड एसोसिएशंस इन अदर सॉल्वेंट। कह रहा है कि एक सब्सटेंस है किसी एक सॉल्वेंट में जाकर के टूटने लगता है और किसी एक सॉल्वेंट में जुड़ने लगता है, तो उसकी आई की वैल्यू क्या होगी। तो मैंने आपको बताया था जहां पर टूटता है वहां पर उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू इन डिसोसिएशन के केस में क्या, ग्रेटर देन 1 और एसोसिएशन में लेस देन 1। तो पहले इसमें जैसे बोला है, पहले डिसोसिएशन को बोला है तब एसोसिएशन को बोला है, वैसे आप आंसर भी लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि रेस्पेक्टिवली कह रहा है। तो आप बताओ कि डिसोसिएशन पहले बोला है तो मतलब ग्रेटर देन 1, ये दो ऑप्शन। फिर उसके बाद कह रहा है कि एसोसिएशन तो लेस देन 1 होगा, तो ये तो आपका सी वाला हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर 34। अल्फा is the degree of dissociation Na2SO4, the want of factor I used for the calculation of the molecular mass is। तो कह रहे हैं कि अगर मोलिकुलर मास निकालने की जरूरत हो तो बताओ पहले want of factor Na2SO4 के लिए आप कैसे निकाल के दोगे। चलो इसके लिए हर कोई बताओ n की वैल्यू कितनी होगी, ये 2 है और ये 1 है, ठीक है, तो n की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 3। और फॉर्मूला आपको क्या बताया, आई बराबर अल्फा बराबर आई माइनस 1 n माइनस 1। अल्फा के साथ रिलेशन देखना, यहाँ पर अल्फा आई माइनस 1, एन की वैल्यू कितना 3 माइनस 1, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 अल्फा बराबर आई माइनस 1, तो आई बराबर क्या हो जाएगा बताओ भाई, ये माइनस है तो इधर आ जाएगा प्लस 1 प्लस 2 अल्फा, तो कौन सा हो जाता है, बी वाला, ठीक है। अगला देखते हैं। अभी जो मैंने आपको बताया वो डिसोसिएशन का केस था, ऐसे ही सेम केस यहाँ पर एसोसिएशन के केस में भी हो सकता है, ठीक है, एसोसिएशन के केस में भी वहां पर ऐसा हो सकता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बताइए व्हेन एसोसिएशन टेक प्लेस एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन आर गिवन, तो ये मान के चलो, मान लेते हैं हमारे पास एसोसिएशन में जुड़ते हैं लोग, ठीक है, वहां पर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। अगर मान लेते हैं एन ए नंबर ऑफ पार्टिकल्स था, वो एसोसिएट होकर के ए एन बना दिया, ठीक है, तो इसके शुरू में पार्टिकल 1 थे, अब 0 हो गया। फिर आफ्टर डिसोसिएशन अगर हम बात करते हैं, ठीक है, आफ्टर डिसोसिएशन मान लेते हैं यहाँ से एक से कितना टूटा है, अल्फा, तो यहाँ पर देखना n है ना, अगर n a होता तो वहां पर क्या हो जाता है, n अल्फा होता, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, a n बन जाता है, तो अल्फा बाई n हो जाएगा। और याद रखना यहाँ पर जो n है, अगर 2 लिखते हैं मतलब डाइमर्स, जैसे मान लेते हैं कि अगर 2a मिल करके a2 बना रहा है, तो इसके लिए n की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, क्योंकि यहाँ पर डाइमर बन रहे हैं, 2 लोग मिलते हैं तो डाइमर। ऐसे अगर 3a मिल करके बना है वहां पर, अब बताओगे a3 हो जाएगा, ठीक है, आप बताओगे A3, इसको कहते हैं n बराबर तब यहाँ पर 3। ऐसे अगर 4a है तो यहाँ पर A4 आ जाता है, ठीक है, n की वैल्यू कितनी आ जाती है, कितने लोग जुड़ करके बनाए हैं, डाइमर बनाए, तो वही उसके n की वैल्यू कहलाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसको डाइमर कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, 3 लोग जुड़े तो ट्राइमर, 4 है तो टेट्रामर। तो कितने लोग जुड़े हैं वहाँ पर, ठीक है, जितने लोग मिल करके वहाँ पर एसोसिएट हुए हैं वही उनके n की वैल्यू हो जाती है, ऐसा भी आप याद कर सकते हैं। तो डाइमर के केस में n की वैल्यू 2, और ट्राइमर मतलब 3 लोग जुड़े हैं तो n की वैल्यू 3, और टेट्रा मतलब 4 लोग जुड़े हैं तो 4 आ जाता है। और यहाँ पर भी आप क्या करते हो, आई का फॉर्मूला आप बताओगे कितने पार्टिकल्स टूटने जुड़ने के बाद कितने पार्टिकल हो गए, अपन कितने थे, तो यहाँ पर फॉर्मूला आपका बन जाएगा ये। और फाइनली आप फॉर्मूला याद रखो वहाँ पर, ठीक है, डेरिवेशन तो मैंने आपको वहाँ पर बताया, ये फॉर्मूला हर किसी को याद रखना। एसोसिएशन के केस में अल्फा बराबर आई माइनस 1 अपान 1 माइनस एन अपान माइनस 1, ठीक है, तो आई में से एक घटाओ, फिर इस बार एन में से एक मत घटाओ, कितना 1 अपान एन माइनस 1 करना है। अच्छा, यहीं पर पहले वो लिख दूं मैं एक बार फिर से, डिसोसिएशन के केस में क्या था, आई माइनस 1 अपान एन माइनस 1। अब जाहिर सी बात है दोनों का फॉर्मूला जैसे तो होगा नहीं, बस यहाँ पर जो एन लिखा था यहाँ पर उन्होंने क्या लिख दिया, एसोसिएशन के केस में, ये है एसोसिएशन का, एसोसिएशन के केस में 1 अपान एन माइनस 1 हो जाता है। और वही सेम बात अगर भाई 100% एसोसिएशन हुआ, अल्फा की वैल्यू 1, सबके सब जुड़ गए, ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू 1 आ जाएगी, मतलब 100% एसोसिएशन की बात कर रहा है। तो अब उस कंडीशन में तो अल्फा की वैल्यू 1 हो जाती है, तो 1 अपान एन माइनस 1 बराबर आई माइनस 1, तो माइनस वन कैंसिल, तो आई बराबर किसके हो जाएगा, 1 अपान एन। तो वही यहाँ पर आपको लिखा गया फॉर 100% एसोसिएशन आई बराबर किसके हो जाएगा, 1 अपान। ज़्यादातर जो न्यूमेरिकल्स आता है वो डिसोसिएशन पे आता है, अभी तक पूछा गया, तो इस पे भी पूछा जा सकता है, जो आपको ध्यान देना है। चलो क्वेश्चन बताते चलो यहाँ पर जल्दी।
कह रहा था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, वो किस टाइप का, AXBY द रिलेटेड टू वांट ऑफ फैक्टर। आपसे अल्फा और वांट ऑफ फैक्टर का आपका रिलेशन आई के बीच में पूछा जा रहा है। बताओ अगर वो AXBY है तो आपको पता है इसके नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो जाएंगे, n के नंबर क्या हो जाएंगे, यही इसको जोड़ लेते हैं हम लोग, क्या x प्लस वाई, क्या कर सकते हैं x प्लस वाई, n की वैल्यू हो जाएगी x प्लस वाई। आप चाहे इसको तोड़ करके भी देख सकते हैं, क्योंकि जो इसके नंबर होंगे वही तो काउंट करते थे। जैसे यहाँ पर मैंने कहा था A2B3 टाइप का था, तो हम क्या करते थे, इसी को काउंट करते थे। वैसे यहाँ पर AXBY है तो n की वैल्यू a प्लस वाई आ जाती, ठीक है, ऐसा कुछ वहाँ पर हो जाता है, ठीक है, ऐसा कुछ हो जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं n की वैल्यू आ गई, और रिलेशन मैंने आपको सिखाया यहाँ पर I-1 अपान n-1, ये तो सिखा। तो बताओ अल्फा बराबर I-1 को रहने देते हैं और n की जहाँ पर क्या लिख देते हैं, x प्लस वाई फिर -1, ये रिलेशन आएगा। जिस ऑप्शन मैच करो इसको टिक करो। कौन सा ऑप्शन, I-1 x प्लस वाई -1, पहला वाला ऑप्शन टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ करते हैं वहाँ पर। चलिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है नीट फेज 2 2016 का क्वेश्चन है। कह रहे थे वांट ऑफ फैक्टर I फॉर अ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स बेरियम हाइड्रोक्साइड्स। बेरियम हाइड्रोक्साइड्स की अगर बात करते हैं BaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, कह रहे इनके लिए, और ये कैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या होता है बताओ, ये क्या हिंट दे रहे, कह रहे भाई ये 100% टूट रहा है, 100% डिसोसिएशन, तभी स्ट्रॉन्ग बोला जा रहा है। और मैंने कहा 100% डिसोसिएशन के केस में कॉन्सेप्ट कहता है भाई I बराबर किसके, n के, और यहाँ पर बताओ n की वैल्यू कितना, 1:2 का रेशियो, ये 1 है ये 2 है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर लिख दो कितना 3, तो I की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 3, तो कौन सा टिक कर देते हैं, डी, ठीक है। चलो यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन। Which one of the following electrolytes has the same value of want of factor as Al2SO4 का whole thrice if 100% ionized। कह रहे जितना want of factor की वैल्यू Al2SO4 का whole thrice है उतना ही और कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, बताओ Al2SO4 का whole thrice, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आएगी 2 और 3, कितना आ जाएगा 5, और 100% आयोनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो 5 आपको कहाँ पर मिलेगा। आप देखो अगर यहाँ पर देखोगे 1:3, यहाँ पर n की वैल्यू आ जाएगी 4, नहीं हमें 5 लगाना है, यहाँ पर बताओ 4 और ये 1 ही काउंट होगा, और 1 कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ जाती है 5, हम इसी को टिक कर देते हैं। अच्छा यहाँ पर देखते हैं तो 2 और इसको 1 कहेंगे ना, SO4 का 4 मत काउंट करना, तो बताओ कि यहाँ पर कितना आ जाएगा 2n आ जाएगा 3, यहाँ पर 3 और ये 1 4, n बराबर 4, हमें तो 5 को टिक करना था, हम इसको टिक कर देते हैं, ठीक है। चलो इतना सब कुछ पढ़ने के बाद अब मैं आपको बताऊं कि अब हमें करना क्या है। देखो अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को अच्छे से हमें यहाँ पर समझना है, क्योंकि अब क्या हो जाता है कि पहले तो हम लोग जो चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ डाले तब तो ये कंडीशन मान के पढ़ लिए थे हमारा सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है। अब इलेक्ट्रोलाइट्स आ गया तो अब क्या करें, सवाल आता है क्या उसी के हिसाब से करेंगे तो क्वेश्चन हमारा अब भी सही आएगा, नहीं अब नहीं सही आएगा। तो अब मैं आपको यहाँ पर एक बात बताऊंगा, जितने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़े अगर उनके फॉर्मूले एक बार आप फट से यहाँ पर लिखे, जैसे रिलेटिव लवरिंग वेपर प्रेशर P0 माइनस PS अपान P0 लिखते थे ना, बराबर क्या हो जाता था मोल फ्रैक्शन। लेकिन अब मैंने कहा था इधर वाले को एक्सपेरिमेंटल बोलेंगे और इधर वाले को कैलकुलेटेड, ऐसे एक्स लिखते हैं, इधर वाले को कैलकुलेटेड। तो हम क्या करते हैं, बस इसी में वांट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई करते जाते हैं। जो हमने एक रिलेशन देखा था P0 माइनस PS अपान P0 बराबर मोलैलिटी इंटू मॉलिकुलर वेट सॉल्वेंट का अपान 1000, याद आया, मोलैलिटी के साथ रिलेशन। तो अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सेम यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंटल इधर कैलकुलेटेड, बस इसी में वांट ऑफ फैक्टर I से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए दूसरे फॉर्मूले पे चलते हैं। दूसरा जो मैंने आपको बताया था एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, हमने क्या याद किया था KB इंटू M, याद आया। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, I लगा देना है ये कैलकुलेटेड वाले साइड में, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला। ऐसे अगर हम बात करते हैं डेल्टा TF बराबर मैंने आपको बताया था KF इंटू M, अब क्या करना है हमें I लगा देना। ऐसे फोर्थ नंबर जो मैंने आपको बताया पाई बराबर CRT ऑस्मोटिक प्रेशर ना,
तो आई में अब यहाँ पर क्या करना है, आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे एक और बताया था मैंने आइसोटोनिक, ठीक है, आपको पता है पाई 1 बराबर पाई 2 था, ऐसे लिखा जाता। अब यहाँ पर हम इसकी यहाँ पर लिखते थे I1C1 बराबर I2C2, अब ऐसे लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि पाई अब पाई बराबर क्या CRT था, अब ICRT रखेंगे तो RT कैंसिल, तो I1C1 बराबर I2C2। तो अब फॉर्मूले को हमें ऐसे ही याद रखना है, याद रखना, क्योंकि होता क्या है कि हम ज़्यादातर उस वहाँ पर पढ़ते हैं ये मान करके नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है, और क्वेश्चन में इलेक्ट्रोलाइट्स आ जाता है, जब हम अच्छी प्रैक्टिस नहीं की रहते हैं तो हमारा दिमाग वहीं पर चला जाता है, कह रहे हैं NaCl है, हमको लगा कोई मतलब नहीं है, हम डायरेक्ट क्या करते हैं बिना आई के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने लगते हैं। और याद रहे एक ऑप्शन तो मैच करना तो तय है और वो गलत होगा। तो इसलिए हम आई के साथ अगर इस फॉर्मूले को याद करेंगे तो इससे ये होगा कि हम जब न्यूमेरिकल्स लगाएंगे तो हमारा दिमाग एक बार स्ट्राइक करेगा, इसकी भी तो कुछ वैल्यू रखनी है, तो अच्छा ये तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है, कोई बात है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है तो उसकी वैल्यू 1 ही हो जाती, लेकिन अगर इलेक्ट्रोलाइट्स है तब तो आपको वहाँ पर देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है, तो इसकी वैल्यू जितने भी टूट रहे हैं वहाँ पर आयंस बन रहे हैं, उसको रख दो वहाँ पर। आया समझ में? तो ये इंपॉर्टेंट है, तो ये पूरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को अब हमें आई के साथ याद रखना है, तो ये ध्यान देना है यहाँ पर। वही यहाँ पर बताया गया P0 माइनस PS अपन P0 बराबर I इंटू एक्स से बोलेंगे, P0 माइनस PS अपन P0 मतलब इस साइड अब I से फॉर्मूला में मल्टीप्लाई, I इंटू यहाँ पर मैंने आपको बताया जब मॉलिकुलर वेट सॉल्यूट का निकालना होगा तब ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। मोलैरिटी के साथ भी I से मल्टीप्लाई किया, डेल्टा T बराबर I इंटू KB इंटू M, M को ओपन करके लिख दिया, वो तो सारी चीज़ें आपको पता है। TF बराबर KF इंटू M से काम नहीं चलने वाला है, I लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पर M को ओपन कर दिया। पाई बराबर CRT लिखते थे, लेकिन अब ICRT लिखेंगे, क्या लिखेंगे ICRT। आइसोटोनिक सोल्यूशन के लिए पाई 1 बराबर पाई 2, अब कहेंगे I1C1 RT बराबर I2C2 RT RT कैंसिल, I1C1 बराबर I2C2। चलो यहाँ पर एक क्वेश्चन है उसको देखते हैं। कह रहे कंसीडर द सेपरेट सॉल्यूशन 0.5 मोलर C2H5OH है, 0.1 मोलर Mg3PO4 का होल ट्वाइस है, 0.25 मोलर KBr है एंड 0.125 मोलर Na3PO4 है, और ये सब 25 डिग्री सी टेम्परेचर पे लिए गए। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट दिस सोल्यूशन एज्यूमिंग ऑल साल्ट टू बी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर मान लेते हैं सभी साल्ट वहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर आपको सही लग रहा है? और सभी कह रहे हैं पहले ऑप्शन ऑल हैव अ सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, बी में कह रहे हैं कि Mg3PO4 के पास हायर ऑस्मोटिक प्रेशर, सी में कह रहे हैं कि इसके पास Na3PO4 के पास हायर ऑस्मोटिक प्रेशर, और डी में कह रहे हैं C2H5OH के पास हायर ऑस्मोटिक प्रेशर। तो कहने मतलब सारे ऑप्शन किस में बने, ऑस्मोटिक प्रेशर में। तो हमें यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, तभी पता चलेगा भाई कौन ज़्यादा कौन कम है। तो पहला जो आपको बताया गया वो इथाइल एल्कोहल के लिए बताया गया। फॉर्मूला हमारे पास चलता है पाई बराबर ICRT, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पर जो है अल्कोहल, इसकी बात करते हैं, आपको मैं बता दूं यहाँ पर याद रहे C2H5OH अल्कोहल ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की कैटेगरी में आता है। किस में आता है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो I की वैल्यू क्या रखने वाले हो? 1। तो यहाँ पर 1 इंटू C की वैल्यू रखना पड़ेगा 0.50, उसके बाद RT को ऐसे रख देते, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.50 RT। ये इथाइल अल्कोहल का हुआ, ठीक है। दूसरा हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, आप देखते रहो क्वेश्चन कौन किस नंबर पे है। दूसरे के लिए ICRT, ये है दूसरे नंबर का कौन है यहाँ पर, Mg3PO4 का होल ट्वाइस। और तो Mg3PO4 की I की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अब तो इतना आपकी प्रैक्टिस हो गई होगी, 3 और 2 5, ठीक है। अगर वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं मेंशन करता है कि अल्फा की वैल्यू ऐसा कुछ, हमेशा मान लेते कोई इलेक्ट्रोलाइट से तो 100% मान के चलते, 100% डिसोसिएट कर रहा है। तो I की वैल्यू कितनी मान रहे हैं भाई उसका? 3 इंटू 5 इंटू, और C की वैल्यू कह रहा है 0.10 है RT। बताओ 5 इंटू इतना करेंगे, ये भी क्या आ जाएगा 0.50 RT आ जाएगा। चलो थर्ड वाला देखते कौन है वहाँ पर, पाई बराबर, देखो थर्ड वाला कौन है, KBr है। थर्ड नंबर पे देख रहे हैं आप यहाँ पर KBr के लिए I की वैल्यू 1 and 1 2 आ जाएगा। अब बताओगे 2, और कंसंट्रेशन कितना लिखा है? इधर लिखा कंसंट्रेशन इसका, कह रहे 0.125, तीन ही लोग हैं, एक, हाँ 0.125 ना, 0.125 RT। बताओ 0.125 से जब ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, यहाँ सॉरी ये यहाँ पर इसका ये है कंसंट्रेशन 0.250 ना, वहाँ पर इसको रखना है, ये 0.250 है, ठीक है, RT KBr का उसके बगल में।
अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0.50 RT आ जाएगा। चलिए फोर्थ नंबर की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर भी पाई बराबर CRT। तो पाई की वैल्यू बात करते हैं, यहाँ पर कितना दिया पहले Na3PO4 है तो कितना हो जाएगा, 4 3 7 नहीं होगा, ये 1 माना जाएगा, ये 3, तो इसके लिए कितना हो जाता है 4 इंटू कंसंट्रेशन 0.125 RT मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.50 RT हो जाता है। तो अगर आप देखें यहाँ पर सबके केस में वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, कंसंट्रेशन सबकी अलग अलग थी, लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले कर रहा था वो कौन था, आई। तो इसी की वजह से आप बताओगे फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे, हम लोग कहेंगे ऑल हैव अ सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑल हैव अ सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बताओ क्लियर हुआ, यहाँ पर ये जेईई में इसका पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलो अब यहाँ पर मैं आपको समझाने वाला हूँ, अगर कभी आपको क्वेश्चन ऐसा मिल जाए, अगर आप PYQ वगैरह करेंगे जेईई का, नीट का, तो आपको वहाँ पर मिलेगा ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसमें आपको चारों ऑप्शन में चार कंसंट्रेशन के साथ या फिर वहाँ पर आपको क्या करते हैं, 4 डिफरेंट कंपाउंड्स बना दिए जाते हैं ऑप्शंस में। फिर आपसे पूछेगा मैक्सिमम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके पास है, मैक्सिमम वेपर प्रेशर किसके पास, फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, किसका कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा कम, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। हम उस टाइप के क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। देखो सारे कॉन्सेप्ट्स हो गए, अब छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट एक दो यहाँ पर बचे, हम उसी को देख रहे हैं यहाँ पर। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या बोल रहा है, कंपेरिजन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन। कह रहा फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेसिस और या फिर साल्ट, तो अल्फा की वैल्यू उनके लिए क्या आ जाती है, लगभग 1 आ जाती है, मतलब 100% में डिसोशिएट करता है। और उस कंडीशन में हमें पता है I/N। ठीक है ये। और एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं, याद रखना, अगर डिसोसिएशन की बात होती है, ज़्यादातर हम डिसोसिएशन पे ही बात करते हैं। अगर कहीं पर, ठीक है, जहाँ पर जितना ज़्यादा डिसोसिएशन होगा, ठीक है, आप बताओगे जितना ज़्यादा अल्फा की वैल्यू आएगी, याद रखना, उतना ज़्यादा I की वैल्यू आएगी, और जितना ज़्यादा I की वैल्यू आएगी उतना ज़्यादा वहाँ पर क्या हो जाएगा, उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ भी बढ़ने लगती है। ऐसा एक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान देना। अल्फा की वैल्यू मतलब ज़्यादा टूटेगा। आपको पता है I की वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकती है, N के बराबर ही तो हो सकती है, इससे ज़्यादा थोड़ी निकल जाएगी कभी। भाई अल्फा की वैल्यू मैक्सिमम कितना 1, और जब वो मैक्सिमम पहुंचा 1 तक हुआ तो उस दौरान ये भी अपने मैक्सिमम पे पहुंचेंगे और कितना हो जाएंगे, N के बराबर हो जा रहा है। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पर बताया आपको कि अगर अल्फा बढ़ता जा रहा है तो I भी बढ़ता जाएगा, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, I का बढ़ने का मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ने लगेंगे वहाँ पर ना। ठीक है, तो वो चीज़ें हो जाएंगी जिसकी वजह से आप बताओगे C/P की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो भी वहाँ पर मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ भी आप बताओगे वो भी बढ़ती चली जाती है। चलो कहा गया, ये तो स्ट्रॉन्ग के केस में नहीं दिक्कत, हम तुरंत पहचान लेंगे I की वैल्यू कितनी है अगर स्ट्रॉन्ग है। लेकिन वीक आ गया तो क्या करोगे, फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे कि वीक एसिड हो जाए, वीक बेसिस हो जाए, ठीक है, हायर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ और अ बेसिक स्ट्रेंथ, हायर विल बी अल्फा, हायर विल बी वॉन फैक्टर। जैसे अगर यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स दे दिए, आप देख रहे हैं HCOH, यहाँ पर माइनस प्लस में ऐसे टूटेगा, माइनस प्लस में ऐसे टूटेगा, माइनस प्लस में ऐसे, ये प्लस माइनस। सबके पास एक केटायन एक एनायन बन रहा है, लेकिन ये सबके सब वीक नेचर के लोग। अब वीक नेचर के लोग हैं, सबके लिए N की वैल्यू अगर आप जब भी कैलकुलेट करोगे ना, आपको 2 मिलेगा। क्या मिल जाता है, 2। अब बताओ क्या सबकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सेम होगी? अगर कंसंट्रेशन भी सबकी सेम दे दी जाए तो क्या अब सबकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सेम आएगी? ऐसा नहीं। तो उसी का ही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर बता रहे हैं, कह रहे अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं तो उस कंडीशन में भी अगर हमें वहाँ पर डिसाइड करना है कि इसमें से किसकी ज़्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आएगी, तो याद रखना उसमें से वीक में भी तो आपस में कंपैरिजन किया जा सकता है। तो अगर सबके सब 4-5 लोग के 5 वीक एसिड दिया गया, अब उसमें भी हम कंपैरिजन करेंगे वीक वाले में से एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या ऑर्डर होगा। उसमें से जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी उसका मतलब उसका अल्फा ज़्यादा होगा, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होने का मतलब वो ज़्यादा टूट रहा होगा, तभी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो ज़्यादा टूट रहा है तो अल्फा ज़्यादा, और अल्फा ज़्यादा तो I की वैल्यू भी ज़्यादा, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ भी क्या हो सके ज़्यादा। वही कह रहा है कि यहाँ पर जैसे फॉर्मिक एसिड है, बेंजोइक एसिड है, एसिडिक एसिड है और HCN है, तो इसमें ये ज़्यादा एसिडिक होता है, ये इनके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा। ये ज़्यादा एसिडिक हुआ तो ये क्या करेगा, ज़्यादा टूटेगा, ज़्यादा टूटेगा तो इसके अल्फा की वैल्यू भी ज़्यादा आएगी, अल्फा की वैल्यू ज़्यादा आएगी तो इसके I की वैल्यू भी ज़्यादा आएगी, और I की वैल्यू ज़्यादा तो
कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा आएगी। तो एसिडिक स्ट्रेंथ पे ऐसा क्वेश्चन अगर बना कभी एक बार पूछा गया था, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। और अगर क्या होता है कभी बेसिक स्ट्रेंथ पे पूछा जाए तो एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होगा वही उनके कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ का भी ऑर्डर होगा। अभी क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ज़्यादा पड़ेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये अगर लाइन आपको याद हो जाती है तो इसके बाद सारी चीज़ें सिंपल हो जाएगी। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर डिफरेंट सोल्यूशन आपको दे दिया जाए तो याद रखना, अगर डिफरेंट सोल्यूशन दे देते हैं तो हम सबका क्या करते हैं, I इंटू सी की वैल्यू चेक करते हैं। क्या करते हैं, I इंटू सी। याद रखना कि I इंटू सी का मतलब ये अमाउंट ऑफ फैक्टर और C उसकी कंसंट्रेशन। तो I इंटू सी जिसका ज़्यादा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली जा रही, I इंटू सी की वैल्यू मतलब कि जो भी हमारा सोल्यूशन है, जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स है, उसकी कंसंट्रेशन क्या है मतलब C, और उसमें I की वैल्यू क्या आ रही है वो, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा। जिस सोल्यूशन की ज़्यादा आएगी उसको उठा के रख देना भाई। ये क्या करने वाले हैं, उनकी ऑल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़, क्या ऑल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ उनकी हाई होंगी। और साथ ही साथ क्या होगा, ये बात भी यहाँ पर कंफर्म करो, उसका बॉइलिंग पॉइंट्स भी क्या हो जाएगा, हाई होगा। साथ ही साथ और क्या क्या होगा भाई, यहाँ पर लिख रहा हूँ इसी के साथ, ठीक है। ये हाई होगा और वहाँ पर याद रखना लोअरिंग वेपर प्रेशर, क्या लोअरिंग वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा उसका। देखो याद रहे, लोअरिंग वेपर प्रेशर कोई कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज, मैंने ऑल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज यहाँ पर चारों लोग को एक ही साथ मेंशन कर दिया, ठीक है। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट्स बढ़ेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ेगा, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट्स बढ़ेगा, ठीक है। या फिर लोअरिंग वेपर प्रेशर बढ़ जाए ये भी बढ़ेगा। लेकिन दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अगर पूछा जाए भाई फ्रीजिंग पॉइंट पे भी तो कुछ बातें बोलो, ठीक है, वेपर प्रेशर पे भी कुछ बोलो, तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, क्या ये भी इनके साथ चलेंगे, ये इनके साथ नहीं जाते, ये इनके उल्टा चलते हैं। उनके लिए क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट कम और वेपर प्रेशर कम। तो जिसके I इंटू सी की वैल्यू मैक्सिमम होगी, उनकी चारों के चारों कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज भी ज़्यादा होगी, उनकी बॉइलिंग पॉइंट्स का भी रेशियो यहाँ पर ज़्यादा होगा, ठीक है। लोअरिंग वेपर प्रेशर मतलब ये वेपर प्रेशर बोलेगा तो कम होगा, लेकिन लोअरिंग मतलब वेपर प्रेशर में गिरावट ज़्यादा आएगी। जैसे मान लेते पहले 100 था, अब घट करके 20 हो गया, ठीक, इतनी तेज गिरावट आएगी तो गिरावट बढ़ गई ना, इसलिए लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वेपर प्रेशर में आने वाली गिरावट बड़ी तेजी के साथ घट रहा है, ठीक है, वो बढ़ जाए। लेकिन हाँ, अगर वेपर प्रेशर पूछा जाए तो आप बताओगे वो घट जाता है। तो ये गिरावट की बात कर रहे हैं, गिरावट बढ़ जाती है। मतलब कि पहले मैंने कहा कि 100 से हो सकता है 80 हुआ, तो गिरावट हुई लेकिन कम गिरावट हुई। अब 100 से 20 हो जाना मतलब 80 घट जाना, मतलब गिरावट ज़्यादा होगी, लोअरिंग वेपर प्रेशर ज़्यादा होगी, मतलब लोअरिंग ज़्यादा होती चली जा रही, गिरावट ज़्यादा आ रही है। तो ये चीज़ें, इसीलिए जब दो चीज़ें यहाँ पर याद रखना, ये दो लोग उनके अपोजिट चलते हैं और इसीलिए उसी को टारगेट कर लेते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा, वेपर प्रेशर घटेगा। याद रहे रिलेट, अगर हमसे डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट पूछा जाए तब तो वो बढ़ेगा क्योंकि तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज है। केवल फ्रीजिंग पॉइंट बोले तो आप बताओ जिसके I इंटू सी की वैल्यू कम और जिसके I इंटू सी की वैल्यू ज़्यादा उसके लिए कम, और जिसके लिए कम उसके लिए ज़्यादा, इसके उल्टा चलता है। तो वही सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। अगर आप इसको पकड़ लेते हैं I इंटू सी या फिर I इंटू W/MA भी बोल सकते हैं इसको, सी की जहाँ पर, तो कह रहे हैं कि हायर वैल्यू I इंटू सी या फिर इसकी वैल्यू जिसकी हायर होगी जिसके लिए, विल भी क्या क्या हो जाएगा, सभी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगे, हायर विल भी ज़्यादा होंगी। लोअरिंग वेपर प्रेशर में आने वाली गिरावट क्या हो जाएगी, वो भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा आएगा। बॉइलिंग पॉइंट भी आपको ज़्यादा मिलेगा। ये सब जो ज़्यादा आ रहे हैं उनकी बात हो रही है। लेकिन आगे देखते हैं क्या बोलता है, हाउ योर फ्रीजिंग पॉइंट एंड वेपर प्रेशर विल बी लोवेस्ट फॉर अ हाईएस्ट I इंटू सी। कह रहे ये दो लोगों को देख रहे हैं, ये जो इनके साथ नहीं चलते, इनके समाज के साथ नहीं चल रहे, उल्टा चल रहे हैं, कहेंगे हम इनके उल्टे चलेंगे। वो कौन है, फ्रीजिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर। कह रहे हायर I इंटू सी के लिए इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम आएगी, ठीक है। तो या फिर ये चीज़ आप ध्यान देना, कह रहा है फ्रीजिंग पॉइंट एंड वेपर प्रेशर किसके लिए तब हाई आएगी, कि जहाँ पर I इंटू सी कम, मतलब I इंटू सी की वैल्यू कम, तो ये दोनों लोग कहेंगे अब मौका मिला, अब हम जाते हैं ज़्यादा, ठीक है, वेपर प्रेशर ज़्यादा। लेकिन वही अगर I इंटू सी की वैल्यू ज़्यादा तो ये दोनों लोग तुरंत क्या हो जाएंगे, फ्रीजिंग पॉइंट कम, ठीक है, और वेपर प्रेशर भी कम हो जाता है। तो ऐसा, चलो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन करते हैं। तो सारे क्वेश्चन हो चुके हैं खत्म, अब हम क्वेश्चन ही करते रहेंगे। यहाँ पर देखते हैं कितने क्वेश्चन है यहाँ पर।
कहता है 0.01 मोलर सोल्यूशन PTNH3 का होल फॉर CH4 इन वाटर हैड अ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, इतना है डिप्रेशन फ्रीजिंग डेल्टा TF इफ KF फॉर अ वाटर इज 1.80, द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ द अबव मॉलिक्यूल्स। आपको यहाँ पर मॉलिक्यूल्स दिया गया है लेकिन वो करेक्ट नहीं है, तो करेक्ट यहाँ पर कौन से फॉर्मूले में होगा हम उसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं इसको। ठीक है, हम लोग बात करते हैं यहाँ पर मोलैलिटी आपको दिया गया 0.01 और डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF आपको जो दिया गया वो दिया गया 0.0054 इतना डिग्री सी, और KF की वैल्यू आपको दे दिया गया है 1.80। ठीक, ऐसा कुछ यहाँ पर हो जाता है। तो पूछा गया वहाँ पर फॉर्मूला क्या करेक्ट होगा। देखो अब यहाँ पर कोई अल्फा वगैरह की बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पर हम ये मान के चलेंगे जो भी हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स बन रहे हैं वो 100% डिसोसिएट करेगा और I की वैल्यू N के बराबर आएगी। ठीक है, अब हमें हमारा टारगेट यहाँ पर होगा कि हम I निकाल लें। I निकाल लेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, N, और जो भी इसमें से इलेक्ट्रोलाइट जितना I की वैल्यू आएगा मतलब N की वैल्यू आएगी उतने आयंस इसमें से जो देगा हम उसी को टिक करेंगे। यही है क्वेश्चन का यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट। तो चलो अब सॉल्व करते हैं यहाँ पर। चलिए अब कोई रिलेशन है डेल्टा TF, फॉर्मूला क्या जानते हैं, डेल्टा TF बराबर अब क्या होता होगा I इंटू KF इंटू M। I की वैल्यू निकालनी है तो हम कहेंगे क्या, डेल्टा TF अपान KF इंटू M। बताओ यही तो करेंगे हर कोई। तो डेल्टा TF की वैल्यू बताया गया 0.0054 है। ठीक है, KF की वैल्यू कितना है 1.80 है और M बचता है 0.001 है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर एक बार फिर से मैं देख लूँ, यहाँ पर 0.0054 है, सही है, ये 1.0 है और यहाँ पर 0.001 है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं इसको, हम अगर यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद लगभग 18 3 यहाँ पर आप बताओगे कैंसिल होकर कितना आ जाता है, यहाँ पर 3। तो अब बताओगे यहाँ पर 3 आ जाएगा I की वैल्यू, और I की वैल्यू जब 3 आएगी, ठीक है, तो अब आप बताओगे हमें यहाँ पर आयंस को देखना है कौन सा ऐसा है जो टोटल 3 आयंस देगा। तो याद रखना जो स्क्वायर ब्रैकेट वाले वो केवल एक ही आयन देते हैं, इसके बाहर जो होगा वो नंबर ऑफ आयंस देगा, जैसे प्लस और माइनस कितने हो गए यहाँ पर। अब बताओगे I की वैल्यू केवल 2 आएगी। अच्छा, यहाँ पर ये 2 और ये कितना 1, तो अब बताओगे यहाँ पर I की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अच्छा, यहाँ पर ये 3 और ये कितना 1, तो अब बताओगे I की वैल्यू कितना 4। यहाँ पर कोई है बाहर नहीं, अंदर वाले नहीं टूटते, बाहर वाले मैं आपको कोऑर्डिनेशन में बताऊंगा। I की वैल्यू 1। ठीक है, डिसोसिएशन नहीं हो रहा है तो मतलब कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की कैटेगरी में आएगा ये। और हमको किसको टिक करना था, 3 वाले को, तो आपका कौन सा ऑप्शन, बी वाला। तो वो जो फॉर्मूला उन्होंने गलत लिखा था उसका सही यहाँ पर लिखने का तरीका ये होगा, PTNH3 का होल फॉर Cl2 और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर Cl2। चलो ऐसा एक क्वेश्चन और है, उसको भी हम लोग करते हैं, देखते हैं आपसे होता है कि नहीं। ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन है तो ट्राई करो इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 40 में आपसे यहाँ पर कह रहा है कि PtCl4 6H2 है, कैन एग्जिस्ट एज अ हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स, इट्स अ 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन, सो अ डिप्रेशन ऑफ, कह रहा है यहाँ पर M की वैल्यू 1। ठीक है, और यहाँ पर डिप्रेशन हम बात करते हैं, डेल्टा TF की बात करते हैं, आप बताओगे 3.72 डिग्री। उसका कह रहा है एज्यूमिंग आयोनाइजेशन फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स, KF की वैल्यू यहाँ पर वाटर के लिए कह रहा है 1.86 आ जाता है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान देना, हो सकता है आपको यहाँ पर 1 मोलर लिख दिया गया ना, और आपको होता है जब हम डेल्टा TF का फॉर्मूला लिखते हैं तो डेल्टा TF हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, I इंटू KF इंटू M। देखो अब सवाल आता है, कभी कभार ऐसा क्वेश्चन हो जाता है कि आपको स्मॉल m चाहिए, उसने कैपिटल M मोलर बोला था, तो याद रखना उसमें कोई टेंशन नहीं। अगर कुछ वहाँ पर डेंसिटी ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है तो हमें जो फॉर्मूले में कंसंट्रेशन चाहिए हम वही मान लेते हैं। हम मोलर दे दिया जाए तो हम उसको मोलर ही मान करके न्यूमेरिकल्स को अपने सॉल्व करते हैं। ठीक है, वहाँ पर ऐसा कुछ डरना नहीं है। बताओगे हम M से फिर M निकाले, कैपिटल M से स्मॉल m, भाई तभी तो आपको एक रिलेशन बताया था। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक में या फिर सोल्यूशन में तो बताया था, वहाँ पर सोल्यूशन में ही बताया था।
ठीक है, उसके बीच का जो फॉर्मूला था, डेंसिटी भी वहाँ पर रखनी चाहिए थी। तो इतना सब कुछ नहीं दिया, तो हम मान लेते ओवरऑल कि जो m और n को हम बराबर मान लेते हैं, वहाँ पर रख देते हैं, ठीक है, वैसा नहीं। तो अब बताओ डेल्टा टी एफ बराबर, अच्छा डेल्टा टी एफ की वैल्यू दिया है ना, तो हम क्या करते हैं, हमारा टारगेट एक बार फिर से होगा कि हम आई की वैल्यू निकालें, और आई बराबर जब देखेंगे डेल्टा टी एफ अपान के एफ इंटू एम। डेल्टा टी एफ कहाँ गया, यहाँ पर 3.72 अपान के एफ की वैल्यू 1.86 और इसकी वैल्यू 1 है। अब इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 18 यहाँ पर 2 आ जाता है ना, ठीक है, यहाँ पर 1.86 था, अब एग्जैक्ट 2 आ जाएगा इतना। तो अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमें 2 आयन चाहिए। बताओ यहाँ पर हर कोई इतना, अगर आपकी प्रैक्टिस होगी, ये 4 और ये कितना 1, कितना आ जाएगा 5। ये एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर कोई कंफ्यूज है, वाटर से कोई आयंस नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर हम 0 लिखेंगे, तो मतलब कि n की वैल्यू तो 0 होगी, मतलब i की वैल्यू अगर लिखी जाएगी, i की वैल्यू 1 लिखी जाएगी। यहाँ पर ये 2 है, इसको काउंट नहीं करना, उससे कोई मतलब नहीं वाटर से, लेकिन हाँ यहाँ पर 2 और ये 1 3, तो i की वैल्यू यहाँ पर 3 आ जाती है। और यहाँ पर देखना वाटर से कोई मतलब नहीं, यहाँ पर एक Cl है और एक स्क्वायर ब्रैकेट है, तो i बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा 2। तो हम किसको टिक कर देते हैं, डी वाले को हम यहाँ पर टिक कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ रहा है, जल्दी जल्दी बताते चलो। यहाँ पर पूछा जा रहा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इक्विमोलर एक्वल सॉल्यूशन विल बी हाईएस्ट फॉर। तो बताओ क्या करने वाले हो आप। यहाँ पर इक्विमोलर का मतलब सबकी कंसंट्रेशन सेम है, जितने भी लोग हैं चारों में से। कह रहा है फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा। हमने एक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया, I इंटू सी, जिसका ज़्यादा उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम। और हमसे क्या पूछा गया है, हाईएस्ट। तो इसका मतलब I इंटू सी की वैल्यू जिसकी कम, उसी का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा आएगा। ये कॉन्सेप्ट पहले लिख लो, फिर उसके बाद आप समझो। अच्छा, इसने कहा इक्विमोलर मतलब C तो कॉन्स्टेंट हो गया, अब बचता है कौन, I। जिसके I की वैल्यू ज़्यादा उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम, जिसकी I की वैल्यू कम उसी का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो हम इसी को ढूंढेंगे। बताओ यहाँ पर कितना, ये एनिलीनियम आयन है, ये एक प्लस और एक माइनस में जाएगा, तो इनके लिए I की वैल्यू हम 2 मान लेते हैं। देखो कोई कुछ दिया नहीं तो हम मान लेते हैं, स्ट्रॉन्ग प्लेट्स मान करके मानेंगे, जितने आयन्स हो उतने I। यहाँ पर 2 और एक 1, I की वैल्यू कितना आ जाएगी, आप बताओगे 3। इनके पास आता है यहाँ पर 3 और ये 1, I की वैल्यू इनके लिए कितना आ जाता है 4। और इनके लिए कौन है, पहचान गए इनको, ये हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज मतलब नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, इनके लिए I की वैल्यू कितनी हो जाती है 1। तो बताओ कि यहीं पर सबसे कम है, इसी को सबसे पहले टिक कर देते हैं। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 42 विच हैव मैक्सिमम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इस बार पूछ रहे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सबसे ज़्यादा किसके पास होगा। कॉन्सेप्ट जल्दी से बताओ, I इंटू सी जिसका ज़्यादा, ठीक है, उसका सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ज़्यादा। हम इसी कॉन्सेप्ट से बढ़ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर देखा जाए सभी ऑप्शन में कंसंट्रेशन सेम कर दिया, मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन वो सी को कांस्टेंट कर देते हैं, अब कहते हैं I से निर्भर हो जाओ। अब तो भाई I जिसका ज़्यादा होगा उसी का क्या, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ज़्यादा, यही तो कॉन्स्टेंट बचेगा। पहले I और C दोनों को मिलाते थे, C कांस्टेंट होगा, केवल I से देखेंगे। एक्वा सॉल्यूशन ग्लूकोज, बताओ इसके लिए I की वैल्यू क्या हो जाती है 1। इनके लिए NaCl के लिए I की वैल्यू कितना 2। ये CaCl2 के लिए 2 और एक 3, I की वैल्यू कितना 3। और इनके लिए बताओ 3 एंड इसको 1 ही माना जाएगा 4। तो आप बताओ कि यहाँ पर 4 आ जाता है। तो सबसे ज़्यादा कौन हो जाएगा, 0.1 मोलर एक्वस सोल्यूशन Na3PO4 के पास सबसे ज़्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होगी। चलो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, अब सारे टॉपिक्स खत्म हो चुके हैं, हम लोग कुछ क्वेश्चन यहाँ पर करते रहेंगे अभी। और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये सबको पता होगा। आप बहुत चाहे जितना थ्योरी पढ़ लो, चाहे एक बार पढ़ लो 10 बार पढ़ लो, जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करते हैं तो उसका कोई मतलब निकल के नहीं आता, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस पढ़ना एक अलग चीज़ है, ठीक है, आप चीज़ों को समझते हैं, लेकिन आपको ये तो आइडिया लगता है कि वहाँ पर किस हिसाब से क्वेश्चन को पूछा जाएगा। तो इसीलिए हमें वहाँ पर ध्यान देना पड़ता है कि जो हमने पढ़ा है, जो हमने समझा है, अगर सामने वाला पूछना चाहे तो उसको कैसे कैसे घुमा फिरा करके पूछ सकते हैं। और जब हम क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं, पता है हमारा कॉन्सेप्ट और ज़्यादा एकदम वहाँ पर क्या हो जाता है, और ज़्यादा मजबूत होता चला जाता है। और जिसकी वजह से फिर हमें एक आइडिया लग जाता है कि इस फॉर्मूले पे, इस टॉपिक पे इतने वैरायटी के क्वेश्चंस बन सकते हैं। हम सारे वैरायटी क्वेश्चन कर चुके हैं, देखते हैं क्या पूछेंगे वहाँ पर। तो ये कॉन्फिडेंस आपके पास होना चाहिए, और ये तभी आएगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए, विल हैव अ मैक्सिमम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज।
1% एक्वस सोल्यूशन 1%, 1%, 1%। ये 1% बोलने का मतलब क्या है? वो ये बताना चाहते हैं सबकी कंसंट्रेशन सेम है। अब आई से डिसाइड करो। NaCl के लिए आई की वैल्यू कितना होगा? 2 आयंस। यूरिया के लिए याद रखना नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स 1, ग्लूकोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स 1, ठीक है, और सुक्रोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स 1। तो हमसे पूछा गया मैक्सिमम कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज जिसके आई की वैल्यू ज्यादा हो ज्यादा। चलो अगला क्वेश्चन, विच हैव अ मैक्सिमम कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज, विच हैव मैक्सिमम कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। बताओ यहाँ पर 0.1 मोलर, 0.1 मोलर, 0.1 मोलर, इसका मतलब सबकी कंसंट्रेशन रोक दी गई। अब बताओ यहाँ पर अगर आप सबको तोड़ेंगे माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और प्लस माइनस, सब में आयंस के नंबर भी सेम आ रहे हैं, लेकिन ये सब के सब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? मैंने कहा था कि जब ऐसा हो सबके सब एसिड हैं, उन एसिड में भी जो उनके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा, जो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा उन सभी में से, सभी वीक एसिड में से, तो जो सबसे ज़्यादा होगा उसके अल्फ़ा की वैल्यू ज़्यादा, और जिसके अल्फ़ा की वैल्यू ज़्यादा उसके आई की वैल्यू ज़्यादा, और इस क्वेश्चन में जिसके आई की वैल्यू ज़्यादा वही ठीक हो जाएगा। तो आपका पहला वाला मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था वहाँ पर। चलो यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन, विच नहीं यहाँ पर, ऑफ द फॉलोइंग 0.1 मोलर एक्वस सोल्यूशन विच वन विल एग्जिबिट लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। अब बताओ यहाँ पर क्या पूछा जाए? क्या फ्रीजिंग पॉइंट पूछा जा रहा है हमसे? फ्रीजिंग पॉइंट नहीं, आपसे कह रहा है कि लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, मतलब आपसे डेल्टा TF ही पूछा जा रहा है, चाहे इसको ऐसे कह देता डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट या फिर लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, बात एक ही है। तो डेल्टा TF मतलब कह रहे सबसे ज़्यादा गिरावट कहाँ पर आएगी, तो आपसे पूछा गया है मतलब लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, मतलब ये क्या है? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉन्सेप्ट क्या लेके चलोगे? हमसे कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज पूछा जाए कहाँ पर ज़्यादा, आप कहेंगे जिसके I/C की वैल्यू ज़्यादा उसी का ही कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज क्या हो जाता है? ज़्यादा। आपसे कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पूछ रहा था, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो सबकी कंसंट्रेशन सेम है, तो अब आपके पास फिर से वही भाई कंसंट्रेशन सेम है, तो कौन सॉल्यूशन निकालेगा यहाँ पर? आई। इनके लिए कितना? 2, इनके लिए कितना? 1, इनके लिए कितना हो जाएगा? 2 और 3 कितना आ जाता है? 5 आ जाता है, और इनके लिए 2 और ये 1 3 आ जाता है। तो बताओ किसको टिक किया जाए? जो मैक्सिमम होगा, कौन? सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन विल एग्जिबिट हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। इस बार बॉइलिंग पॉइंट्स पूछ रहा है। अगर याद हो तो मैंने आपको यही बताया था भाई, I/C जिसका ज़्यादा उसके सभी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज ज़्यादा, याद आया? साथ ही साथ ये भी तो बताया था बॉइलिंग पॉइंट्स भी क्या हो जाएगा? ज़्यादा, और एक और बताया था लोअरिंग वेपर प्रेशर भी ज़्यादा। तो I/C की मदद से फिर से हम जिसका सबसे ज़्यादा I/C होगा उसी को टिक करने वाले। देखो यहाँ पर इन दोनों का C सेम है, यहाँ पर C सेम, और इनके लिए 2 और 1 3 आएगा। तो अगर आप यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करते हुए 0.03 बन जाएगा। इसके लिए I की वैल्यू कितना? 2, ये 0.02 बन जाएगा। यहाँ पर 1 तो जितना है उतने रहेगा, ये भी 1 होता है, जितना रहेगा उतना। तो आप बताओगे सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा? इसका, क्योंकि 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। तो आप यहाँ पर करते हैं तो 0.03 बन जाएगा, जो सबसे बड़ी वैल्यू देगा यहाँ पर। चलो आपसे पूछा गया यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग 0.1 मोलर सोल्यूशन विल शो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट्स। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट्स का मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है? कह रहे हैं भाई जिसका I/C की वैल्यू ज़्यादा, क्या I/C की वैल्यू ज़्यादा, उसका बॉइलिंग पॉइंट्स भी क्या हो जाएगा? ज़्यादा। इसी कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ते हैं। और क्या बोला यहाँ पर? सबका कंसंट्रेशन सेम दे रहा है, तो सोडियम क्लोराइड बताओ किसको? इस बार एम्स का ये क्वेश्चन है, तो उसने क्या किया था? NS नाम लिख दिया सबका, कहा कि वैसे तो आप पहचान जाते थे, थोड़ा बहुत ट्रिक लगा के आप वैसे बताओ। NaCl, कॉपर क्लोराइड, जहाँ पर अगर हम CuCl2 लिख देते हैं कॉपर के क्लोराइड में, तो यहाँ पर बताओ कितना आ जाएगा? 2 और 1 3। मैग्नीशियम सल्फेट, क्या फॉर्मूला? MgSO4, I की वैल्यू कितना? 2। यहाँ पर क्रोमियम सल्फेट क्या हो जाएगा? Cr2SO4 का होल थ्राइस, I बराबर कितना? 3 and 2 कितना? 5। बताओ जिसका सबसे ज़्यादा उसी को तो टिक करना है, तो आपका B वाला हो जाएगा यहाँ पर। चलो एम्स 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है यहाँ पर, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl, CuSO4 एंड K2SO4 एंड द रेशियो। देखो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब क्या बोल रहे हैं? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई यहाँ पर I/C जिसका ज़्यादा उसी का कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज ज़्यादा, हम उसी को ढूंढना शुरू कर रहे हैं।
अच्छा यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, प्लस माइनस, यहाँ पर 2, यहाँ पर भी कितना 1:1, ये भी 2। चलो इनके लिए अगर 2 और 1 3, आपको पता है सबका यहाँ पर कंसंट्रेशन तो सेम है। अब बचा क्या, आई, और हम क्या करते हैं आई का ही रेशियो आपको देखना है। यहाँ पर पूछा गया डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट इतना है तो उसका रेशियो क्या होगा, तो जो उनके आई का रेशियो होगा, क्योंकि आई इंटू सी देखा जाता था, सी तो कॉमन है, तो बचा क्या आई, जो उनके आई का रेशियो होगा वही उनके डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का होगा। 2:2:3, कोई ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, हम इनको और सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से इनको डिवाइड कर देते हैं। तो अब बताओ यहाँ से कैंसिल होकर कितना आएगा 1, ये कितना 1, अब बताओ 3/2 कर देंगे कितना 1.5, 1.5 आ जाता है यहाँ पर। तो अब बताओ कि फर्स्ट 1:1:1.5 ये हो जाता है यहाँ पर। चलिए आपसे अगला पूछता है यहाँ पर, एवरेज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ह्यूमन ब्लड इज 7.8 बार। इनका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ह्यूमन ब्लड का 7.8 बार है। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ एन एक्वस NaCl सॉल्यूशन दैट कुड बी यूज्ड इन ब्लड स्ट्रीम। देखो होता क्या है कि जो हमारे ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, कभी भी अगर कोई भी फ्लूइड बॉडी के अंदर इंजेक्ट की जाती है तो वो रहता है कि उसका भी ऑस्मोटिक प्रेशर उस फ्लूइड का उतना ही रहे। क्योंकि एनसीईआरटी में आपके यहाँ पर एक एग्जांपल में एक बात बताई गई है कि अगर कभी ऐसा हो जाए ऑस्मोटिक प्रेशर आप पढ़ोगे ऑस्मोसिस, तो वहाँ पर ये लाइन लिखी गई कि अगर पता चले कि आपने जो फ्लूइड डाला वो जो हमारा बॉडी है, ठीक है, बॉडी ब्लड वगैरह है, उनसे ज़्यादा क्या हो जाता है, गाढ़ा होगा। तो गाढ़ा होगा तो क्या हो जाता है कि वहाँ पर पता है क्या हो जाएगा, तो उसकी वजह से जो प्रेशर वगैरह होगा वहाँ पर ऑस्मोसिस प्रोसेस होगा, और ऑस्मोसिस से क्या हो जाएगा, जो हमारे ब्लड वेसल्स है उससे क्या हो जाएगा, जो भी वहाँ पर वाटर वगैरह है, जो भी सॉल्वेंट है, वो निकल करके क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, और अगर हमने बहुत ही क्या कर जाते हैं, बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन डाल दिया तो वो क्या कर जाती है, वो फिर से ऑस्मोसिस के थ्रू क्या करते हैं, फिर से उसको स्वेल अप कर जाती है। तो ये चीज़, और एक एग्जांपल आपके वहाँ पर एनसीईआरटी में लिखा है कि जैसे जो बहुत ज़्यादा नमक खाते हैं, साल्ट खाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है कि जो इंटेस्टिशियल सेल्स वगैरह होते हैं, वहाँ पर जो स्पेसेस होते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, जब साल्ट की मात्रा बढ़ती है, जो फ्लूइड वगैरह होते हैं, बॉडी फ्लूइड, वो बाहर निकलने लगते हैं, मतलब वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं स्किन के नीचे वहाँ पर, और जिसकी वजह से वहाँ पर क्या हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, वो थोड़ा फूले फूले रहते हैं, जिसको एक मेडिकल कंडीशन कहा जाता है, ओडिमा के नाम से जाना जाता है। ये एनसीईआरटी में था तो मुझे याद है, मैंने आपको बताया। ऐसा कुछ यहाँ पर होता है, NaCl सोल्यूशन दैट कुड बी यूज्ड इन अ ब्लड स्ट्रीम। तो याद रखना कि एवरेज ऑस्मोटिक प्रेशर इतना है, तो उसी के बराबर ही फ्लूइड हमें रखना है, जो भी कंसंट्रेशन होगा। पाई बराबर ICRT हम यूज़ करते हैं, है कि नहीं। पाई की वैल्यू कितना है, बार के साथ, और हमेसा याद रहे कि पाई की वैल्यू तो ATM में बार में होनी चाहिए। NaCl के लिए आई की वैल्यू कितनी, 2। हमसे कंसंट्रेशन ही तो पूछा जा रहा है, C पूछा जा रहा है, और R की वैल्यू 0.082। टेम्परेचर कहाँ गया, 37 है ना। अब आपको क्या करना है, 273 + 37 कर लेते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा 10, 10 11 310 3010, ठीक है, इतना। अब इसको रखते हैं यहाँ पर, हमें क्या करना है, C की वैल्यू निकालनी है। C बराबर 7.8 अपॉन 2 इंटू 0.082 इंटू 310। इसको सॉल्व करते हैं, 1.1615 के समथिंग ऐसा आता है, तो 16 इसके सब ज़्यादा क्लोज है, हम इसको लगा देंगे। देखो हमें आई की वैल्यू रखनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत जगह यहाँ पर क्या करते हैं, इसको टिक कर देता है, लेकिन आपको पता है NaCl है तो Na + Cl- में जाएगा हमारी बॉडी के अंदर, तो आपको यहाँ पर सोडियम के आयंस वगैरह तो मिलते ही है, इसका मतलब टूटता है वहाँ पर, तो आई की वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 0.16 आ जाता है। चलो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहाँ पर 50 नंबर कह रहे फॉर अ डाइल्यूट सोल्यूशन राउट्स लॉ। एक डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए राउट्स क्या बताते हैं, स्टेटमेंट फर्स्ट, द रिलेटिव लवरिंग वेपर प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन सोल्यूशन। कह रहे हैं कि रिलेटिव लवरिंग वेपर प्रेशर प्रोपोर्शनल होगा अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन सोल्यूशन, सोल्यूशन के अमाउंट के वो भी प्रोपोर्शनल होगा, नहीं प्रोपोर्शनल नहीं। क्या बताओ, क्या पढ़ा था आपने, रिलेटिव लवरिंग वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता था किसके ऊपर, सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन के। तो ये प्रोपोर्शनल कह रहे हैं, वो भी अमाउंट में किसके कुछ नहीं बता रहे। चलो आते हैं अगले स्टेप, द रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो अब बताओ कि ये लाइन एकदम परफेक्ट है, जो मैंने आपको बताया था, रिलेटिव लवरिंग वेपर प्रेशर क्या हो जाता था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के डायरेक्ट इक्वल हो जाता था। अब बताओ कि ऑप्शन करेक्ट है। Which of the following is true for an ideal solution?
तो आइडियल सोल्यूशन के लिए कौन सा यहाँ पर आपको सही लग रहा है बताओ? आइडियल सोल्यूशन के लिए क्या डेल्टा एस और डेल्टा जी की वैल्यू कभी जीरो होगी? नहीं। तो क्या हो जाता था? डेल्टा एच जीरो हो सकता है और डेल्टा वी जीरो हो सकता है। चलिए 52 नंबर का क्वेश्चन है। ये हम लोग अभी एम्स के पूछे हुए जो पुराने क्वेश्चंस हैं, पहले एम्स का एग्जाम होता था अलग से, हम उसी का क्वेश्चन कर रहे हैं। कह रहा मिक्सचर ऑफ टू मिसबिल लिक्विड ए एंड बी इज डिस्टिल्ड अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन 1 atm प्रेशर। द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सोल्यूशन एंड वेपर फेज आर 0.30 0.60 रेस्पेक्टिवली। तो पूछा गया एज्यूमिंग आइडियल बिहेवियर ऑफ द सोल्यूशन एंड द वेपर कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर ए टू प्योर वी। तो इस क्वेश्चन का मेन उद्देश्य यह है, कह रहे हैं कि हमें पी ए नॉट अपान पी बी नॉट बताओ। ठीक है, ये हमसे पूछा जा रहा है और जानकारी क्या दे रहा है आपको पता है। यहाँ पर इस पूरे क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो आपको ए के बारे में जानकारी दे रहा है। और ए के बारे में क्या जानकारी दे रहा है? कह रहे हैं ए का याद रखना यहाँ पर सोल्यूशन फेज का वेपर प्रेशर जिसको मैंने एक्स ए एक्स बी बोला था, और वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन जिसको वाई अपान वाई बी बोला था। ठीक है, तो वो चीज़ें वहाँ पर ध्यान देना। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सोल्यूशन, तो वो ये बताएगा कितना, ये मतलब कि ए का जो एक्स ए की वैल्यू है वो कितना बताएगा हमें 0.30, और उसके वेपर फेज का मतलब जिसको मैंने कहा था वाई ए, वाई से दिखाते थे, उसको दिया है 0.60। इतनी जानकारी दे के और ये पूछा, मतलब दो डाटा देकर के ये पूछ रहे। तो सवाल आता है हमें क्या कोई रिलेशन पता है? तो चलो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कैसे कर रहे हैं। हमें एक बात पता है वाई ए अपान वाई बी अगर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वेपर फेज वाला है, तो ए के द्वारा लगने वाला प्रेशर अपान क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर, यही तो बताया था। फिर ऐसे बी का पूछा जाए तो बी के द्वारा लगने वाला प्रेशर अपान टोटल प्रेशर। ये टोटल प्रेशर हो जाएगा कैंसिल, बचेगा क्या बताओ, पी ए अपान पी बी, है कि नहीं? अच्छा, राउट से पूछो पी ए को क्या बोलते थे? तो कहते थे पी ए नॉट एक्स ए, और यहाँ पर पी बी नॉट एक्स बी लिख सकते थे, है कि नहीं? क्योंकि ये उनका पार्शियल प्रेशर था सोल्यूशन में, और हमसे प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर का रेशियो पूछा जा रहा है। ओवरऑल हम यहाँ पर आ जाते, हमने ये फॉर्मूला बना लिया वाई ए अपान वाई बी बराबर पी ए नॉट इंटू एक्स ए अपान पी बी नॉट इंटू एक्स बी। ठीक है, इनका ये रेशियो पूछा जा रहा है, मतलब हमें पूछा जा रहा है पी ए नॉट अपान पी बी नॉट। तो बताओ खुद, ये जब पूछा जा रहा है एक्स बी यहाँ पर आएगा, अब बताओ कि वाई ए इंटू एक्स बी अपान वाई बी इंटू एक्स ए। ये अब सवाल आते, चलो यहाँ पर फॉर्मूला बना लिया हम, लेकिन हमें क्या पता क्या नहीं पता। अब आप खुद देखें यहाँ पर, अगर एक्स ए की वैल्यू इतनी है, एक्स बी की वैल्यू क्या होगी? अब बताओ, चैप्टर तो खत्म हो चुका है। 1 माइनस इतना करेंगे, कितना आ जाएगा, 0.70। अगर वाई ए इतना है तो वाई भी कितना आ जाएगा, एक में से घटाना पड़ता है ना, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का सम कितना हो जाता है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.40। ठीक है जी। अब इसकी वैल्यू को हम यहाँ पर रखते हैं, वाई ए कहाँ पर गया, यहाँ कहाँ गया, यहाँ पर वाई ए ये है। अब बताओ कितना है, 0.60, और उसके बाद कौन है, एक्स बी कहाँ पर, यहाँ पर, ये है वैल्यू 0.70। फिर आते हैं वाई बी को देखते हैं, वाई बी यहाँ पर 0.40, उसके बाद एक्स है यहाँ पर है 0.30। ठीक है, दो अंक के बाद 10 में आप इसको हटा सकते हैं, यहाँ पर ऊपर बचेगा 6 इंटू 7, यहाँ पर 4 इंटू 3। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 42 अपान 12। आप इसको सॉल्व करेंगे 3.5 आ जाता है। आपका कौन सा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, कभी भी फर्दर नेक्स्ट एग्जाम में किसी में आ सकता है, नीट में आ सकता है, जेई में आ सकता है। तो एक अच्छा क्वेश्चन था, आपको ध्यान देना है वहाँ पर। जब आपको क्या कर रहा है, प्योर फॉर्म के वेपर प्रेशर का रेशियो पूछा जा रहा है, और वहाँ पर केवल एक का जो यहाँ पर हमारा है एक कंपोनेंट है ए, उसका ही आपको मोल फ्रैक्शन दिया, लेकिन वहाँ पर याद रखना सॉल्यूशन का और वेपर फेज का दिया है। तो कभी भी क्वेश्चन में अगर आपको ये दे मोल फ्रैक्शन, तो उसमें ज़रूर ये इंडिकेट कर रहा है किसका मोल फ्रैक्शन दे रहा है, सॉल्यूशन फॉर्म का दे रहा है या फिर वहाँ पर वेपर फेज का। तो वेपर फेज का मतलब वाई का दे रहा है, और अगर सॉल्यूशन का मतलब जो मैंने एक्स ए एक्स बी आपको बताया था उसका, तो यहाँ पर ये हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर
चलो अब जो इंजीनियरिंग में पूछे हुए क्वेश्चन हैं हम उनको देखते हैं। यहाँ पर IIEEE में पूछा गया था, जिसको जेईई मेंस कहते हैं। कह रहा है 5.25% सोल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस इज आइसोटोनिक विद 1.5% सोल्यूशन ऑफ द यूरिया, जिसका मॉलिक्यूलर वेट यूरिया का बता रहा है 60 है, इन अ सेम सॉल्वेंट इफ द डेंसिटीज ऑफ द बोथ सॉल्यूशंस आर अज्यूम्ड टू बी इक्वल टू 1 मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस विल बी। देखो ये है क्या, अब बताओगे आइसोटोनिक कौन है? ये 5.2% वाला एक सोल्यूशन है जो 1.5% यूरिया के सोल्यूशन के साथ आइसोटोनिक है। तो हमसे पूछा गया जो ये सब्सटेंस 5.2 का है उसमें जो सोल्यूट यूज हुआ है उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा। तो बताओ, ये तो हमें पहले तो लिख दिया π1 बराबर π2, तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन समस्या ये अभी इनको तो पहले डिस्कस तो कर ले। 5.25% का मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब मैं आपको बताऊं, यहाँ पर अगर ये लाइन ओपन कर सकते हैं हम लोग, कहेंगे 5.25 ग्राम ऑफ सोल्यूट, ठीक है, प्रेजेंट इन, याद रखना 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। देखो क्योंकि पाई के अंदर हमें कंसंट्रेशन मिलता है और कंसंट्रेशन में हम ये देखते हैं कितना डिसॉल्व है कितना वॉल्यूम है, इसलिए यहाँ पर जो परसेंटेज था इसको हमने मास, तो यहाँ पर जो परसेंटेज था इसमें कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया क्या है, इसको मास बाय वॉल्यूम के हिसाब से हम मानेंगे क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट यही, हम वही मानेंगे। ठीक है, 5.25 ग्राम ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। चलो, और जो यूरिया के लिए लिखा है 1.5%, ठीक है, सोल्यूशन ऑफ यूरिया या फिर एक्वा सोल्यूशन वहां पर जो लिखा है। अब बताओ कि यूरिया, इसको कैसे लाइन को ओपन करेंगे, कहेंगे 1.5 ग्राम ऑफ कौन, यूरिया प्रेजेंट इन, सेम वही 100 ml, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ऐसे। अब बताओ, इनका मास और इनका वॉल्यूम पता चला, इनका भी मास इनका वॉल्यूम पता चला, π1 बराबर π2 बराबर, अब इनको हम लेकर के यहाँ पर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आप कह सकते हैं C1 बराबर C2। बताओ, ये सारी चीज़ें पीछे बता के आ रहे हैं, इसको ओपन करेंगे तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं W1 अपान M1 इंटू B1 बराबर W2 अपान M2 इंटू V2, है कि नहीं। वॉल्यूम ऊपर 1000 आप कर सकते थे क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम है, लेकिन वो तो कैंसिल हो जाएगा। चलो वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पर, W1 की वैल्यू कितना है यहाँ पर, ये पहला इसको मान लेते हैं, इसको 1 मान रहे हैं, इसको हम 2 मान रहे हैं, तो 1। इसका मास कितना है 5.25 ग्राम, 5.25 ग्राम है। मॉलिक्यूलर वेट वही तो निकालना है, और वॉल्यूम कितना है बताओ सोल्यूशन का 100, इनके पास आता है। इनका मास कितना दिया 1.5 है, और यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट 60 होता है, क्वेश्चन में दे भी दिया। वॉल्यूम कितना है 100। पहली बात आप देख रहे हैं यहाँ पर 100 से 100 कैंसिल होने वाला है, तो M1 बराबर अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पर इसको भी कैंसिल करेंगे, 15 चौका 60, यहाँ पर 40 आ जाता है। अब बताओ कि 40 इंटू 5.25, ठीक है, और इसको जब हम सॉल्व करते हैं 210 आ जाता है। तो कौन सा टिक हो रहा है यहाँ पर, डी वाला ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा 53 नंबर वाले क्वेश्चन में। आ समझ में, आइसोटोनिक का केस था, इस टाइप के भी क्वेश्चन अच्छे बन सकते हैं वहाँ पर। तो π1 बराबर π2, अब बताओगे C1 बराबर C2, क्योंकि RT कैंसिल होगा। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन का टर्म्स हमें पता है, मोलरिटी का वो रख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर वैल्यू जो था इसको ओपन करना सबसे मेन था, रख करके सॉल्व करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड पेयर्स शो अ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, आपको बताओ पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल मैंने बताया, या तो ए में या तो बी में या तो दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट हो तो पॉजिटिव डेविएशंस बनाते थे। अच्छा बताओ, ये किसका एग्जांपल है, वाटर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैंने कहा था जब पानी के साथ वाटर के साथ कोई भी एसिड यूज किया जाए तो किसका एग्जांपल हो जाएगा, वो नेगेटिव डेविएशंस। अच्छा वाटर, यहाँ पर वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड, फिर से ये वाटर और एसिड। अब बताओ एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, याद आया यहाँ पर दोनों को जब मिलाते थे पूरा स्ट्रक्चर्स बना था, वहाँ पर कैसे डॉटेड लाइन बना था, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती थी। ये भी एग्जांपल किसके हैं, नेगेटिव। तो यहाँ पर बताओ बेंजीन में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, मेथेनॉल में पाया जाता है। बताओ किसी को हम टिक कर देते हैं। ठीक है, बेंजीन और मेथेनॉल मिल करके पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशंस बनाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीट में पूछे हुए क्वेश्चंस की हम लोग बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। कौन ऐसा है जो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो पता है कौन सा, मोलरिटी। जिसके पास वॉल्यूम का टर्म होगा वही क्या हो जाएगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा।
चलो यहाँ पर अगला क्वेश्चन 56 नंबर कह रहे द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.2 मोल पर किलोग्राम सोल्यूशन ऑफ X in water is greater than equimolar solution of Y in water. Which one of the following statements true? देखो बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करें, अच्छा आपको कह रहा है कि इतना था ये और फिर यहाँ पर इक्विमोलर कह रहा है, इसका मतलब याद रखना X और Y को पानी में डाला गया और दोनों की कंसंट्रेशन सेम है। कह रहे बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, तो हमें पता चला भाई बॉइलिंग पॉइंट्स की चर्चा हो रही है, ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे I/C जिसका ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। अच्छा C को तो कांस्टेंट कर दिया, अब हम कहेंगे I ज़्यादा होगा जिसका उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। अब सवाल आता है, कह रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट जो है यहाँ पर वो आपको बता रहे, कह रहे भाई वो X का ज़्यादा है Y से, दोनों को पानी में ही डाला जा रहा है, वाटर में ही दोनों को डाला जा रहा है, लेकिन X का ज़्यादा निकल आया। तो सवाल आता है ज़्यादा होने का मतलब X का क्या, उसका क्या होगा I ज़्यादा, और I ज़्यादा कब, I की वैल्यू ज़्यादा कब आएगी, आपको बताया ग्रेटर देन 1, मतलब वहाँ पर उसका क्या होने लगा होगा, डिसोसिएशन। तो देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से है, कह रहे हैं मॉलिकुलर वेट X इज लेस देन मॉलिकुलर वेट ऑफ Y, मॉलिकुलर वेट का हम कोई मतलब नहीं रखते वहाँ पर, I/C देखना है, ठीक है। तो कह रहे हैं Y इज अंडर डिसोसिएशन इन वाटर एंड X इज अंडरगो नो चेंज। कह रहे हैं Y टूट रहा है और X नहीं, अगर Y टूटता तो Y के लिए I की वैल्यू ज़्यादा आती, क्योंकि जो टूटेगा जितना ज़्यादा I की वैल्यू उतनी ज़्यादा आएगी। तो लेकिन यहाँ पर X का है, तो आप बताओगे Y नहीं टूट रहा है, गलत है। कह रहे X इज अंडरगो डिसोसिएशन वाटर, आप बताओगे ये C वाला टिक कर दिया जाएगा, क्योंकि इसका मतलब पानी में जाते ही X टूटना शुरू कर दिया होगा, जब टूटेगा वहाँ पर इसका मतलब कंसंट्रेशन भले सेम है उनका C, लेकिन I उसका बढ़ जाएगा, और I बढ़ जाएगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट्स भी बढ़ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पर, कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ देम इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर आइडियल सोल्यूशन। सबको पता है क्या जीरो नहीं हो सकता, डेल्टा S जीरो नहीं होगा। इस टाइप के बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग। चलिए यहाँ पर बात करते हैं 58 नंबर का क्वेश्चन, कह रहे P and PB आर द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड कंपोनेंट A and B रेस्पेक्टिवली इफ एन आइडियल बाइनरी सोल्यूशन इफ XA रिप्रेजेंट द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट A द टोटल प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। देखो इस टाइप का जब मैं पढ़ा रहा था ना वहाँ पर राउट्स लॉ को, फिर वहाँ पर टोटल प्रेशर वाला, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो यहाँ पर सभी टर्म्स में केवल X से ही आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पर प्योर फॉर्म के वेपर प्रेशर इसको हम नॉट दिखाते, तो उन्होंने कहा हम इसको केवल PB और P और PV बोलेंगे, तो हम P और PV मान के चलेंगे। पहले हम लोग पढ़ते समय इसको नॉट लिखे थे। तो बताओ अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में 58 में अगर हम बात करते हैं टोटल प्रेशर लिखेंगे, हम कहेंगे यहाँ पर PA XA प्लस PB XB, ठीक है। लेकिन हमें केवल XA के साथ सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, तो हम उसको क्या करते हैं अब यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे। अब बताओगे PA XA प्लस यहाँ पर बताओ PB XB की यहाँ पर क्या लिखते हैं 1 माइनस XA, ठीक है। तो अब PS बराबर, अब बताओगे PA XA प्लस ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये PB हो जाएगा माइनस PB XA, ठीक है। अब हम क्या करते हैं PB को एक किनारे कर लेते हैं यहाँ पर, तो PB आ जाएगा प्लस इनको यहाँ पर लिखते हैं तो PA XA, जिससे कि XA वाले टर्म पास पास आ जाए, देख रहे हैं यहाँ पर। फिर जब PS की बात आएगी फिर से अब PB बराबर, देखो यहाँ पर XA को क्या करें, क्यों ना हम कॉमन कर लें, ठीक है। तब यहाँ पर क्या बचेगा PA और यहाँ पर PB, तो ये रिलेशन वहाँ पर हो जाएगा। बताओ कौन सा ऑप्शन जा रहे हैं यहाँ पर, कौन सा ऑप्शन, PB बराबर XA PA माइनस PB, आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर न्यूमेरिकल है, क्या बोलता है यहाँ पर, कह रहे व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सोल्यूट इन 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन। 59 नंबर का क्वेश्चन है, और यहाँ पर कह रहे हैं कि क्या मोल फ्रैक्शन होगा सोल्यूट का, हमसे A पूछा जा रहा है। मैंने कहा A का मतलब सोल्यूट मान लेते हैं हम लोग, मोलैलिटी आपको सोल्यूशन का दिया गया है कितना 1। तो सवाल आता है क्या सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी इनके बीच में कोई रिलेशन मैंने कभी पढ़ाया आपको, आप बताओगे हाँ मैंने आपको बताया था। XA अपान XB बराबर क्या बताओ, मोलैलिटी इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट अपान 1000, ठीक है। तो अब बात आ रही है हमसे XA पूछा जा रहा है, XB नहीं पता है, काम करते हैं XB को भी हम क्या करते हैं XA के ही टर्म में लिख लेते हैं 1 माइनस XA, ठीक है। मोलैलिटी की वैल्यू 1, और अच्छा यहाँ पर कौन है मोल फ्रैक्शन सोल्यूट इन
एक्वस पकड़ में आ गया, वाटर है, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना 18/1000, इसको सॉल्व करते हैं तो 55.55 आ जाता है, जाके मल्टीप्लाई होगा इधर, ये इधर जाएगा, तब बताओ कि 55.55 XA बराबर इधर 1 बचेगा 1 माइनस एक्स है, एक्स इधर माइनस में इधर लेके आओ प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा कितना 56.55 XA बराबर 1, तो XA बराबर कितना आ जाएगा 1/56.55। तो अब जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो आप देखेंगे वैल्यू लगभग 0.0177 आ जाता है, तो आप बताओ कि सी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको पता है, उसे भी क्वेश्चन पूछा गया, नीट में पूछा गया था, 11 और 15 में पूछा गया था। चलिए यहाँ पर बात करते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहे एन एक्वस सोल्यूशन 1 मोलर इन KI विच चेंज विल कॉज द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इंक्रीज। क्या उसमें किया जाए जिसकी वजह से वेपर प्रेशर सोल्यूशन का बढ़ जाए? तो कहा गया कि अगर NaCl को ऐड कर दिया जाए, Na2SO4 को वहाँ पर डाल दिया जाए सोल्यूशन में, 1 मोलर KI और डाल दिया जाए, या फिर वाटर। तो मैंने आपको एक बात बताई, अगर आप सोल्यूट को ऐड करोगे तो याद रखना वेपर प्रेशर घटता जाएगा। अब चाहे जो भी सोल्यूट यूज़ करो, NaCl Na2SO4 क्या है, एक ही रास्ता बचता है, आप वहाँ पर सॉल्वेंट को ऐड करो, सॉल्वेंट बढ़ेगा तो वहाँ पर वेपर प्रेशर भी बढ़ने लगता है। ठीक है, सोल्यूशन का तो हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा? एडिशन ऑफ वाटर। पानी ऐड करते जाओगे तो वेपर प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, और इसके अलावा कुछ ऐड करोगे तो फिर घटने लगेगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं, कह रहे 20 ml ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ अ प्रोटीन कंटेन 1.26 ग्राम, सोल्यूट का मास है इतना। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दिस सोल्यूशन एट 300 केल्विन इज फाउंड टू बी 2.75 × 10⁻³ बार। अच्छी बात है, सही यूनिट के साथ लिखा है। द मोलर मास ऑफ प्रोटीन विल बी, प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट हमसे पूछा जा रहा है, मतलब यहाँ पर हमसे Ma पूछा जा रहा है। चलो, ये हमें दिया है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला पाई बराबर CRT, हर किसी को पता है। पाई बराबर C को ओपन करते हैं WA × 1000, ठीक है, अपान MA × V × R × P। चलो, हमसे MA पूछा था, इसको इधर भेज देते और इनको इधर लेके आते। तो MA बराबर आप बताओगे WA × 1000 × R × T अपान पाई × V। MA बराबर WA कहाँ पर है? मास 1.26 है, इंटू 1000। R की वैल्यू कितना? 0.083, और T की वैल्यू कितनी है कहाँ पर? T ये 300 केल्विन दिया, यहाँ पर इसको रख दो, अपान नीचे 2 लोग बचे, पाई की यूनिट बाहर या फिर ATM रखेगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वही यूनिट यहाँ पर रखनी पड़ती है। इतना इंटू V कहाँ गया? वॉल्यूम 200 ml। ठीक है, अब यही आपको सॉल्व करना है, यहाँ पर कुछ बाहर से कैलकुलेट करके नहीं लाना है, डाटा रख करके यहाँ पर फॉर्मूले पर सॉल्व करना है। आप सॉल्व करते हैं, आपका आंसर जो आता है लगभग ही 1038। अब डी वाला ऑप्शन आ जाता है, कैलकुलेट करके देखना आप, ठीक है। तो 61 का यहाँ पर डी वाला हो जाता है। बस फॉर्मूला आपने पाई बराबर CRT, सी को ओपन कर दिया, कंसंट्रेशन का टर्म रख दिया यहाँ पर, जो मोलरिटी बोलते हैं हम लोग, तो वहाँ से MA को इधर और पाई को इधर भेज देते थे, और उसके बाद यहाँ पर हम वैल्यू को रख करके कैलकुलेट कर लेते थे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर, यह क्वेश्चन एम्स में भी पूछा गया था, वही सेम क्वेश्चन यहाँ पर 2021 में नीट में पूछा गया। कह द फॉलोइंग सोल्यूशन वे प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ द ग्लूकोज, 10 ग्राम ग्लूकोज इन 250 ml वाटर, उसको P1, फिर 10 ग्राम यूरिया 250 ml वाटर, उसको P2, फिर 10 ग्राम यूरिया 250 ml वाटर P3। तो यहाँ पर अगर देखा जाए इस क्वेश्चन को, अगर फिर से पढ़ो, यहाँ पर 3 लोग हैं, ग्लूकोज है, यूरिया है, सुक्रोज है, सबके मास कितने? 10 ग्राम 10 ग्राम 10 ग्राम। वॉल्यूम कितना है? 250 ml 250 ml 250 ml, और सबके ऑस्मोटिक प्रेशर P1 P2 P3। तो हमसे पूछा था उनके ऑस्मोटिक प्रेशर का ऑर्डर क्या होगा, तो याद रखना पाई बराबर हम क्या जानते हैं? CRT। तो अब आप खुद देखते जाओ कहाँ पर जा करके, ये तो कांस्टेंट है, पाई बराबर आप बताओगे डायरेक्ट क्वेश्चन C के, और C की बात करते हैं तो C के अंदर क्या हो जाएगा बताओ? N/V। और आपको पता है सबके वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो मोल क्या हो जाएगा?
और मोल को भी जाते हैं तो WA/MA हो जाता है, और सबके मास भी कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा 1/MA। तो कहने का मतलब इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो हम इस लेवल पे जाकर के सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर मॉलिक्यूलर वेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ वहां पर होगा। तो अब यहाँ पर अगर बात करते हैं पाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा MA। अब मॉलिक्यूलर वेट की अगर हम बात करते हैं तो याद रखना यूरिया ग्लूकोज का 180, यूरिया का 60 हो जाता है, सुक्रोज का 342-43 ऐसा कुछ होता है। तो वहाँ पर रख करके हम कैलकुलेट करेंगे। तो अगर मॉलिक्यूलर वेट का ऑर्डर हम देखें, देखो सबसे ज़्यादा तो यहाँ पर हो जाएगा किसका, सुक्रोज का, ठीक है, उसके बाद ग्लूकोज का, उसके बाद यूरिया। अच्छा, इनके लिए जो प्रेशर बताया गया, सुक्रोज के लिए उन्होंने P3 बोला है ऑस्मोटिक प्रेशर, ग्लूकोज के लिए P1 और यूरिया के लिए P2। तो बताओ अब अगर हमसे ऑस्मोटिक प्रेशर का ऑर्डर पूछा जाए तो हम क्या करेंगे वहाँ पर। तो आपको पता है जिसका मास सबसे ज़्यादा कम उसी का ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज़्यादा। यूरिया का सबसे कम होता है, ये 60, ये 180 और यहाँ पर ये 343 के आसपास या फिर 42 के आसपास जो आता है। तो ऐसा कुछ होता है। तो आप बताओगे सबसे कम ये है, मतलब P2 सबसे ज़्यादा, उसके बाद किसका नंबर P1 का, और सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट सुक्रोज का होगा तो इसको सबसे लास्ट में P3 कर देते हैं। तो कौन सा ऑप्शन, P2 P1 P3, P2 P1 P3, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक आखिरी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। कह रहे इन 1 मोलर सोल्यूशन दैट कंटेन 0.5 मोल ऑफ अ सोल्यूट देयर इज, कह रहा है कि अगर हमारे पास 1 मोलर का सोल्यूशन है, ठीक है, तो बताओ अगर इसका 0.5 मोल सोल्यूट हम रखें तो वहाँ पर सॉल्वेंट का मास कितना होना चाहिए। तो आप खुद बताओ। पहले मोलैलिटी की डेफिनेशन मैंने क्या बताया, मोलैलिटी की डेफिनेशन मैंने आपको बताया था कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट मतलब 1000 ग्राम में सोल्यूट के जितने मोल होते हैं वही उसका क्या कहलाता है, मोलैलिटी। तो 1000 ग्राम में अगर 1 मोल है तो मोलैलिटी कितनी, 1 मोलर। तो बताओ, तो मतलब कि 1000 ग्राम में 1 मोल है तो 1 मोलर, तो आधा मोल कितने में होंगे आप बताओगे, 500 ग्राम में। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका 500 ग्राम सॉल्वेंट में। तो आप यहाँ पर कर सकते हो या फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर कितना आपको बताया है, 1 मोलर सोल्यूशन मोलैलिटी बराबर मोल अपान क्या हो जाएगा, मास आ जाएगा, ठीक है। मास ग्राम में है तो आपको 1000 ऊपर गुणा करना पड़ेगा। 2022 नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो m की यहाँ पर 1 रख दो, ठीक है, बराबर मोल कितना है 0.5 है इंटू 1000 हो जाता है, अपान क्या आ जाएगा यहाँ पर मास इन ग्राम। तो इसको इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा बताओ, 1000 इंटू 0.5 कितना आ जाएगा 500 ग्राम। आप वैसे भी बता सकते हैं या फिर वैसे भी बिना पेन उठाए भी आप बता सकते थे, ठीक है। तो यहाँ तक लगभग आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर अगले टर्न पे, ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर वहाँ पर देखेंगे, उसको पढ़ेंगे, समझेंगे। यहाँ तक सोल्यूशन की सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती है। तो आज हम लोग इतना करते हैं, ठीक है, थैंक यू।